अनीस ने इसको पूरा एक परफॉर्मिंग आर्ट दिया और ये उस जमाने में रोजगार समाज था लोगों का। इसका आगाज हम ये कहेंगे कि इस फन का जो आगाज है अवध से ही हुआ। बेसिकली अवध से, हाँ बिल्कुल अवध। अनीस के सही पढ़त की जो उसको तसल्लुफ़ खानी की जो बानी कहेंगे। लिबास का भी ख्याल रखना है, लिबास की वजह कैसी होगी, इसकी वजह बताऊं। देखो, मर्सिये को उमन दो दर्जे का शायर समझा जाता था, उसमें वो ग्रेस नहीं था। अनीस ने कहा नहीं, ये नहीं, ये पूरा आर्ट है। तो अनीस ने अपना स्टाइल है, वो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है ना, वो बनाया। मुख्तलिफ उनके उस पर टोपियां रखी होती थी, कौन सी टोपी कब पहननी है, पूरा अंगर का, पूरे छड़ी और जो भी उसका डेकोरम रुमाल तक का ख्याल करते थे, बहुत ख्याल करते थे। आप साफ सुथरे लिबास में मेंबर पे जाएं, जब आप बैठे तो आपके जानू मिले हुए हों। फिर मर्सिया बाएं हाथ पे लेना चाहिए, इसलिए कि जब इशारा करना होता है तो आप दाएं हाथ से करते हैं और बाएं हाथ के इशारे बहुत बुरे लगते हैं। फिर आप कब कहते हैं कि भाई बदन जो है ना कसा होना चाहिए। सादा कहते थे अपने नीचे जिस्म को मुर्दा जानो। पहले जमाने में सांस की मशक कराते थे, तस्वीर लेके करते थे कि 20 दाने तक आप सांस रोके, फिर 30 दाने तक सांस रोके, ताकि जब तक आप 99 और 100 दाने तक आपकी सांस रुक जाए तो मतलब सीना बनता है। फिर चहलकदमी करते थे लोग, उससे मर्सिये को वकार मिला ना कि यहाँ पे एक आदमी भी जो बुरबार भी है और खुश लिबास भी है, खुशवजा भी है, वो शक्ल भी है, वो पढ़ रहा है तो फर्क पड़ जाता है। ये तो तैयारी है ना, पढ़ने का मसला दूसरा है। सब करने के बाद भी पहलवान अगर आगे हार जाए तो बेकार है। अस्सलाम वालेकुम। लफ्ज़ से अगर तस्वीर और आवाज़ से अगर मंजर बनाने का फ़न आपने देखना हो तो इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे यहाँ मर्सिया निगारी और मर्सिया खानी भी है। ये हिंदुस्तान में मुसलमानों ने तहजीबी तौर पर जिन बहुत सी कल्चरल चीज़ों को पैदा किया, फ़नून को बनाया, उनमें से एक फ़न जो है मर्सिया खानी और मर्सिया निगारी भी था। और ये फ़न आज भी अपनी कई शक्लों में ज़िंदा है। आवाज़ और लफ्ज़ दोनों से वाक़फ़ियत के एतबार से आज हमने एक ऐसी शख्सियत को अपने यहाँ इस गुफ्तगू में दावत दी है गुफ्तगू करने के लिए, जो इस मौजू को दोनों एतबार से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरी मुराद है सैयद जावेद हसन साहब। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस दावत पे आज यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका आवाज़ से भी बहुत ताल्लुक़ है। आपने मौसीकी पर भी एक किताब लिखी, रसाए जावेदां से आप रसाई अदब पे आपका अपना ख़ुद भी आप मर्सिया कहते हैं, मर्सिया पढ़ते भी हैं और आप मर्सिया खानी के फ़न पर एक पूरे नसाब की तरह एक किताब को भी तरतीब दे रहे हैं। तो आपसे इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे पास बहुत से सवालात भी हैं। तो जावेद साहब, ये फरमाइए सबसे पहले कि जो मर्सिया हम आजकल के जो हमारे नौजवान हैं वो ज़्यादातर नौहा या इस तरह जो मुहर्रमुल हराम में बहुत ही चीज़ें जो हम सलाम सुनते हैं, मनक़बत सुनते हैं, इनसे तो हम वाकिफ़ हैं। मर्सिये से भी बहुत से लोग वाकिफ़ ज़रूर हैं, लेकिन मर्सिये की रिवायती शक्ल में अगर हमें बताएं कि मर्सिये का अगर हम तारुफ़ करवाना हो तो मर्सिया असल में है क्या? बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। देखिए, मर्सिया तो लफ्ज़ है, रिसा अरबी का लफ्ज़ है, उससे निकला है। रिसा के मतलब होते हैं, अरबी का लफ्ज़ है, उससे मुश्तक़ है मर्सिया। इसके मानी होते हैं रोना, किसी की वफ़ात पे, किसी के मरने पे रोना, पीटना, सोगवारी करना, ये है मर्सिया। और ये आज से नहीं है, बहुत शुरू से है। मर्सिया की तारीख़ बहुत कदीम तारीख़ है। यानी अरबी मर्सिया, अरब के मर्सिया बहुत मारूफ मशहूर थे और अय्याम जाहिलियत में, इस्लाम से पहले भी मर्सिये कहे जा रहे थे। उसके बाद से फिर करबला के वाक़े के बाद से फिर करबलाई मर्सिये शुरू हो गए। तो इसकी तारीख़ तो, मर्सिये की तारीख़ तो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। अरबी है, फ़ारसी मर्सिया है, फिर उर्दू में तो कमाल है। यानी उर्दू सिंध में अपनी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि उर्दू में इस सिंध मर्सिया को जितना फ़रोग़ और अदब में मकाम मिला है, किसी दूसरे अदब में नहीं है। अरबी में हैं मर्सिये, बहुत मर्सिये हैं। अरबी में भी बहुत कदीम मर्सिये लिखे गए थे, मतलब वाक़या करबला से पहले भी जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बेटी ने, अपने बीबी सफ़िया जो थी, सफ़िया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब ने अपने वालिद के इंतकाल पे मर्सिया कहा था, बहुत शानदार मर्सिया कहा। उसी तरह जनाब अबू तालिब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जनाब अब्दुल्ला के इंतकाल पे मर्सिया कहा। तो मर्सिया की तारीख़ तो बहुत पुरानी है। उसके बाद फिर एक खातून गुजरी हैं जो अरबी में अभी तक कहा जाता है कि अरबी लिटरेचर में, अरबी अदब में इससे बड़ी शायरा कोई, उनका नाम था खंसा। खंसा का नाम सुना होगा आपने। उसके अपने भाई के इंतकाल पर मर्सिया का, वो कहा जाता है कि उससे अच्छा मर्सिया न कहा गया, तो कहते हैं लोग अरबदान जो हैं, और न कहा जा सकेगा। फिर उसने अपने बेटों का मर्सिया कहा जो बाद में मुसलमान हो गए थे, और फिर ये भी मुसलमान हो गई थी खंसा। इनका इंतकाल हुआ है ग़ालिबन 25 हिजरी में अरबी। तो इसने अपने, इनके 2 बेटे शहीद हो गए थे जंग क़ादसिया में, उसका मर्सिया कहा। तो ये मर्सिया की बहुत तारीख़, मेरे अरबी की फिर बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। ज़रा फ़ारसी है, फिर उर्दू में भी
मर्सिया कहा जा लेकिन रहा वो है। जो आपने बात फरमाई ये बहुत अहम है कि उर्दू में जिस तरह ये सिन्फ एक पूरी एक जिस तरीके से लगता है कि इसमें एक बड़ी मजबूत रिवायत कायम हुई, शायद बिल्कुल इसकी सही है। मिसाल तो हमें कहीं और नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। फ़ारसी में बिल्कुल नहीं है। गो कि हम अपनी शेरियात में फ़ारसी से हम हमारी फ़ारसी से लेते हैं, शेरियात वही। फ़ारसी में नज़्में हैं, फ़ारसी में ग़ज़लें हैं, मसनवी है, लेकिन ये उनके बड़े लोगों ने बड़ी ज़िम्मेदारी से, मैं कह रहा हूँ, कहा है कि हमारे यहाँ चूँकि हम आदी हैं हाफ़िज़ के और हम आदी हैं उमर ख़य्याम की रुबाई के, तो हमारा टेस्ट जो है, ज़ौक़ है, अदबी ज़ौक़ है, वो मर्सिये को बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, इसमें भी जावेद साहब अगर हम देखते हैं कि मरसिये में भी जो एक बतौर उसके अहया या एक उसके सिन्फ की जो जिसे कहते हैं कि उसको इंस्पायरिंग एक सिन्फ के तौर पे अनीस के बाद हमें लगता है जैसे कि अनीस और दबीर के जो मरसिया है उसने एक नई वो शुरू की, क्योंकि उससे पहले तो कहा जाता था ना कि बुरा शायर मरसिया को हो जाता है। हाँ, वो एक मुहावरा था, बिगड़ा शायर मर्सिया को, सही नहीं है वैसे, सही नहीं था। देखो, ये अरबी, अब आप उर्दू के ऊपर आ गए ना, अनीस तो बहुत बाद में आए हैं। उर्दू की जो अगर आप देखें, जैसे उर्दू ज़बान जो शुरू हुई दक्कन से शुरू हुई, कुली कुतुब शाह से और वली दक्कनी से शुरू हुई, तो मर्सिया पे कुली शायर का ही ने मर्सिया कहना शुरू किया। उर्दू ज़बान शुरू हुई, जब ज़बान शुरू हुई तो मर्सिया मर्सिया कहा जाने लगा। उसी तरह हिंदुस्तान में भी, शुमाली हिंदुस्तान में, दिल्ली में, उस इलाकों में भी, लखनऊ बाद में आया, दिल्ली में भी मर्सिया कहा जाता। लेकिन उस ज़माने में मर्सिया कहा जाते, उनका जो फॉर्मेट था ना वो नहीं था। वो 3 मिसरों के जो मुसल्लस कहते हैं, या 4 मिसरों के मुरब्बा या ख़ता की शक्ल में, या मसनवी की शक्ल में, या गज़ल के हैत में कहा जाने लगा था। मर्सिये की जो है अनीस के बाद के ज़माने में, बल्कि अनीस से पहले ही हो गई थी, 6 मिसरों की जो शक्ल है, जिसको हम मुसद्दस कहते हैं कि मुसद्दस 4 मिसरे और एक बैत, वो उसमें कहा है अनीस ने। लेकिन इसकी ईजाद भी सौदा ने की थी। सही 6 मिसरों के, हाँ, सौदा ने ही मुसद्दस की शक्ल दी। और मुसद्दस की शक्ल देने से होता है कि 6 मिसरों में एक, जैसे आपके वो इंग्लिश में कॉन्टस होते हैं ना, एक वर्स के वो बन जाती है, स्टैंजा बन जाता है, तो स्टैंजा बनाया उन्होंने। तो ये सौदा नहीं किया था। फिर बाद में उसमें और तरक्की होती रही। फिर उसके बाद दबीर के उस्ताद थे मीर ज़मीर, और अनीस के वालिद मीर खलीक, 4 आदमी, उनको हम मर्सिये के अनासिर अरबा कहते हैं, जो अनीस से पहले थे। मीर खलीक और दबीर वालिद माजिद जनाब मीर अनीस के, और दबीर के उस्ताद मीर ज़मीर, और एक थे दिलगीर और फसी। ये 4 मर्सिये के अनासिर अरबा कहे जाते हैं, अनीस से पहले के दौर है। उसके बाद फिर अनीस का दौर आया। उस वक़्त तक मर्सिया जो था वो इस फॉर्म में भी आप देख रहे हैं, अनीस में देख रहे हैं, 6 मिसरों में आ गया था एक बंद हयात उसकी जो थी, और वही अभी तक चली आ रही है। अच्छा, इसमें हम अब इस तरफ फिर बीच में गुफ्तगू में इस तरफ भी आएंगे। एक चीज़ जो हम देखते आते थे कि हमारा जो तारुफ था वो ये था कि हम मुहर्रम के दिनों में ख़ास तौर पे कि पीटीवी में हम देखते थे कि बड़े जो सदाकार थे मुल्क के, और वो एक सेट होता था और उसमें वो अनीस, दबीर, मजहरी साहब या बड़े किसी मरसिया निगार का मरसिया पढ़ रहे होते थे, और एक ख़ास अंदाज में जैसे वो को लगता था कि जैसे कोई मुकर्रर कोई तकरीर कर रहा है। ये फ़न कितना पुराना है, इसको क्या नाम देंगे? ये तहतुल लफ्ज़ ख़ानी है या बुलंद ख़ानी है? इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, देखो, ये एक पूरा परफॉर्मिंग आर्ट है। और जो था, जो आपने जो भी कहा ना कि टीवी पे जो पढ़े जाते हैं, तो नाम नहीं लूँगा, जो भी पढ़ रहा है आप जानते हैं, वो मर्सिया जो है वो मजलिस की पढ़त नहीं है। देखो, रेडियो की पढ़त मैंने ही पढ़ा टेलीविज़न के ऊपर, और रेडियो बिल्कुल, पे पढ़ा है बिल्कुल। मैंने। तो रेडियो की पढ़त और टेलीविज़न की पढ़त में और मजलिस की पढ़त में, पढ़त का लफ्ज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं तहतुल लफ्ज़ ख़ानी के लिए, बहुत मुख्तलिफ है। इसलिए कि उसमें आप मोनोलॉग होता है ना, आप पढ़ रहे हैं, उसका रिएक्शन क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम, है ना? बहुत से लोग पढ़ते थे। फिर इस तरह से कि उसमें, और बाद में बातें करेंगे किस तरह उसमें मिशन रुक कर वो एक ही टेम्पो में शुरू कर देते थे। एक ही टेम्पो में कुछ लोगों ने, जैसे तारिक अजीज ने थोड़ा सा टेम्पो चेंज करने की कोशिश की। हमारे ज़िया साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्होंने भी एक ख़ास टेम्पो में ही जंग भी पढ़ते थे। उसकी हम बाद में बात करेंगे किस तरह पढ़ना चाहिए। तो वो पढ़त जो है, और मरसिये की पढ़त जो मिंबर की पढ़त है, वो अलग है। इसलिए उसमें आप पढ़ते हैं, लोग दाद देते हैं, फिर किसी मैसेज को रिपीट कराते हैं, तो पूरा एक और ये पूरे के पूरा परफॉर्मिंग आर्ट था। सही। अदाकारी की मैं एक बात आपसे कह दूं, किसी ने लिखा था कहीं पे कि अदाकारी का जो इंतहाई उरूज है ना, वो है मर्सिया ख़ानी। क्यों भाई? अदाकार किसी एक रोल में कर रहा है, किसी का रोल कर रहा है, किसी जज का रोल कर रहा है, किसी बाप का रोल है, कोई भी रोल कर रहा है, तो उसके लिए सारे सामान आप फराहम करते हैं। यानी सेट भी बना होता है उसके लिए, उसका लिबास वैसे ही होना चाहिए, उसकी बोल चाल ढाल, जितना बड़ा आर्टिस्ट होगा उतना उसको अपने आप को उसमें जम कर लेगा, ताकि वो ही बन जाता है। आप उसको देखते हैं साहब, अच्छी अदाकार भी। लेकिन मर्सिया क्या करता है कि मर्सिया खां एक अपने
एक आम से लिबास में आता है, जो रोज़मर्रा का लिबास होता है उसी लिहाज में। लेकिन जब वो पढ़ता है तो जिसका जिक्र कर रहा होता है, जिसका जिक्र कर रहा होता है उसका लहजा बनाता है, उसकी आवाज़ तो नहीं बनाएगा, मतलब आवाज़ से मेरा जिक्र ज़रा नहीं आहंग होते, बनाता है। लेकिन आहंग बनाता है, उसका रुख बनाता है। और फिर वो करता है, आप सामीन जो है एक वक्त में आपकी शक्ल भी देख रहे होते हैं, तैयतुल्लाह खां की शक्ल भी देख रहे होते हैं और उसकी आवाज़ भी सुन रहे होते हैं, लेकिन उनका जहन जो है वो जहन में एक और तस्वीर भी उनकी चल रही होती है, जिसका जिक्र है इमाम हुसैन का जिक्र है, अब्बास का जिक्र है, किसी भी शहीद का जिक्र, किसी बहादुर का जिक्र है, उसका भी नक्शा आ रहा होता है और उसकी आवाज़ भी आ रही होती है। तो तैयतुल्लाह खां अगर अच्छा तैयतुल्लाह खां तो एक वक्त में दो तस्वीरें दिखाता है और दो आवाज़ सुनाता है। एक वो आवाज़ जो उसके शऊर में आ गई है और एक वो जो सामने से आ रही है। तो ये बहुत बड़ा आर्ट है। और एक ज़माने में, अब आप बात कर रहे हैं आर्ट की, ज़मीर की बात हुई, मीर ज़मीर की जो ज़मीर के उस्ताद थे, इन्होंने पहले वाक़यात के तौर पे इन्होंने फिर अज्जा मुकर्रर किए कि अज्जा क्या है मरसिए के। यानी मरसिया आप शुरू करते हैं, कसीदे में तशबीब होती है, यानी आप वो मैदान बनाते हैं, एक हाल वो बनाते हैं जिसके हाल का मरसिया है, उसको हम चेहरा कहते हैं। सही। चेहरे के बाद जिस बहादुर के हाथ का मरसिया है, इमाम हुसैन का है, अब्बास का है, किसी का है, कासिम का है, इमाम हसन के बेटों का है, या जनाब सैयद ज़ैनब के बेटों का है, तो उसके लिए फिर आप वो एक तर्जुमा, फिर उनका आप सराफा लिखते हैं, सराफे में आप पूरी पोइट्री लिखते हैं, फिर उसकी मैदान में आमद, हम सबकी मिसाल दे सकते हैं आपको, आमद मैदान में उसकी आमद हो गई। उसके बाद फिर जब आता है, तो पुराने ज़माने में जब जंग में कोई बहादुर जाता था, और जब इनफरादी जंग होती है, दो किस्म की जंग होती थी ना, पहले की इनफरादी जंग होती थी, फिर जंग मगलूबा कहलाते हैं। इनफरादी जंग में ये होता था कि एक एक पहलवान जाता था, लड़ता था, और फिर उसके बाद फिर जब बड़े बड़े पहलवान खत्म होते, फिर जंग में मगलूबा होती थी, जिसमें दोनों तरह की फौजें आपस में भिड़ जाती थी। तो उससे पहले जो बहादुर आता था, वो अपना रज़ पढ़ता, अपने ख़ानदानी वजाहत कि हम कौन हैं, हम किसके जो कि बेटे अरबों की रिवायत भी थी। हाँ, अपनी रिवायतें करता था, फ़खरिया अंदाज में अपना जिक्र करता था, और दूसरा पहलवान भी करता था, रजत होता था। उसके बाद फिर जंग होती है, जंग में फिर घोड़े की तारीफ अलग होती थी, शायरी है, बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई। आप उसमें जाके देखें तो इनकी जो शाहनामा है उसमें भी यही है ना, रुस्तम सराब की जंग ही है, इसमें भी जंग दिखाते हैं, इसमें फिर वो जंग होती है, फिर इसमें घोड़े की तारीफ अलग है, तलवार की तारीफ होती है, जंग होती है, ये डिफरेंट अज्जा है। उसके बाद फिर शहादत है, शहादत के बाद फिर बयान है। तो ये अज्जा बनाए, ये ज़मीर ने बनाए, मीर ज़मीर ने बनाया, अज्जा मुकर्रर किया, उसको सीक्वेंस दिया। फिर बाद में अनीस तक जब मरसी आया, तो अनीस ने इसको पूरा एक परफॉर्मिंग आर्ट दिया, और ये उस ज़माने में मनी पेशा था, रोज़गार समाज था लोगों का, और इसका आगाज साल अवध भर से ही तैयारी करते थे। इसका आगाज हम ये कहेंगे कि इस फन का जो आगाज है अवध से ही बेसिकली अवध से, हाँ बिल्कुल अवध से। और अनीस के सही पढ़त की जो उसको तैयतुल्लाह खानी की जो बानी कहेंगे, किस तरह से, ये नहीं उछलते कूदते नहीं थे वो, ये समझे कि आप उछलते कूदते हो या हाथ चलाते हो, आंखों के इशारे से। असल में सबसे बड़ी बात ये होती है, सौ तो आवाज़ के हजले में पढ़त की हो दुल्हन। मैंने मेरा ही है कि मैंने ही बिसराए थे कि आप आवाज़ के जीरो बम से मिसरे को अदा करें, उसकी जो है, जो चीज़ है, मिसरा वाज़ा हो जाए, मानी वाज़ा हो जाए। तो इसके फिर अनीस ने कुछ उसूल भी वज़ा किए, या अपने शागिर्दों को कुछ सिखाया कि जब आप मिंबर पे आ गए? अच्छा, ये भी थोड़ा-सा ये बताइएगा कि हमारे यहाँ सुनने वालों को, कि अवध में तो बाकायदा जो मजलिस होती थी, वो मरसिए की ही मजलिस भी होती होती ही थी वो, एक अरसे तक होती रही। ये तो 1900-1819वीं सदी में जब शुरू हुआ तो तकरीर शुरू हुई, वरना पहले तैयतुल्लाह खानी की और मरसी की ही मजलिस को मरसिया गया। उससे पहले रोज़ा खानी होती थी। रोज़ा खानी एक चीज़ जो ईरान वगैरह में अब भी राइज है। ईरान में होती है, यहाँ भी होती थी ईरान में। रोज़ा खानी वो रोज़ा शुहदा लिखी थी एक मीर वाज़ हुसैन काशफी साहब ने, ये लिखी गई है 1500 कुछ 3 वगैरह में लिखी गई थी। तो उसका फिर बाद में तर्जुमा भी लोगों ने किया, और उसको फिर देह मजलिस और के नाम से, और करबल कथा के नाम से फजल फजली ने लिखी थी, वो उर्दू में थी। तो पहले तो वो मरसिया पहले वही पढ़ी जाती थी, लोग हाथ में लेके, किताब लेके, बयान लेके उसमें से पढ़ते थे, और नसर भी होती थी और उसमें अशार भी होते थे। तो उसके बाद फिर जब ये अनीस का दौर आया, उससे पहले भी मरसिया पढ़ते थे, फिर अनीस दौर आया तो फिर ये मरसिया तैयतुल्लाह खानी यानी होती थी, और बड़े बड़े जगहों पर होती थी। आसिफउद्दौला के यहाँ पढ़ा जाता था, दबीर
हज़रत मिर्ज़ा दबीर जो थे वो तो नसीरुद्दीन शाह बादशाह थे वहाँ के, उनके उस्ताद भी थे, उनकी खड़क मजलिस होती थी, उनकी बेगम और बेटी भी उनकी शागिर्दों में थी। तो बड़ा उसका एक पूरा चर्चा था, पूरा एक वो एक पूरा फन था। इट इज़ प्योर ओरल ट्रेडिशन। इसीलिए अनीस ने कभी अपना मरसिया आमतौर पे लोगों को पढ़ने को नहीं देते थे। आमतौर पे एक दो शागिर्द थे उनकी, मेरी सलामत वगैरह को देते थे, लेकिन और उन्होंने मज़े की बात ही बताऊँ कि अनीस की ज़िंदगी में, हालांकि उस ज़माने में अनीस का इंतकाल हुआ 1874 में, और 1840 में लिथो प्रेस आ गया था, नवल किशोर की वो बन चुकी थी, और गालिब हमारे क़िबला असदुल्ला खां गालिब जाया करते थे और छपाया था उन्होंने। अनीस दबीर का, अनीस ने अपना मरसिया कभी अपनी ज़िंदगी में शाया नहीं होने दिया। और उसकी वजह ये थी कि जो मैंने लिखा है मुझे पता है क्या पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। अब ये अगर पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी तो फिर वो हर आदमी अपने तौर पे पढ़ेगा, और जो अब हो रहा है अपने अपने तौर पे पढ़ रहे हैं, मानी कुछ और निकल रहे हैं, तलफ़ुज़ात के अलावा भी फ़र्क पड़ जाता है, तो नहीं देते थे। उनके इंतकाल के बाद पहली बार जो अनीस का कलाम शाया हुआ 1874 के बाद, 76-77 नवल किशोर नहीं छापा है, 3 जल्दी छापी थी, उससे पहले नहीं छपा, दबीर का छपता था। और मैंने कहीं पढ़ा है कि उनको एक शिकायत ये भी रहती है कि कुछ उनके मरसिए लोगों ने चोरी करके, नकल करके करने की कोशिश की थी। भाई उस ज़माने में पूरा पेशा था ना, ये प्रोफेशन था, और अनीस का कलाम कोई पढ़ दे तो उसकी तो रोज़गार लग जाता था ना। जैसे आजकल बहुत से काम होते हैं ना, पैसों के करते थे लोग। एक बार सही बात है कि एक बार उनका मरसिया चोरी हो गया और वो कहीं चला गया, वापस आया तो लिया नहीं, उन्हें कहीं ये झूठा हो गया है। अनीस तो बहुत गलत है लगा, लेकिन इसके मुकाबले में दबीर का भी वही है। दबीर फ़कीर मनीष आदमी थे, गरीब परवर आदमी थे, वो दे देते थे लोगों को लिख के। अक्सर लोग आते थे कि हुजूर कल पढ़ना है, कोई चीज़ दे दीजिए पढ़ने के लिए। नई, वो नई की बात भी होती थी कि नया पढ़ा जा रहा है, नया कलाम, नौ तसनीफ, तो रात भर में बैठ के देते थे लोगों को, अपने ही नाम से देते थे, कहते थे क़िबला कलाम है। तो ये खैर शख्सियतों का फ़र्क है। अच्छा, अब वो हम जब उसकी तारीख को देखते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि अब उनको मजलिस में जाना है मरसिया खां को, ख़ासतौर पर अगर हम अनीस की बात करें तो वो लिबास का भी ख्याल रखना है, टोपी कैसी पहननी है, लिबास की वजह कैसी होगी, तो ये यानी एक पूरा जिसे कहते हैं कि इसकी वजह बताऊँ, देखो जैसे आपने भी कहा ना शुरू में कि रिवायत थी, वो गलत है कि सही है, उस पर बड़ी बहस है कि मरसिए को उमन दो दर्जे का शायर समझा जाता था कि रोने पीटने वाला है, उसमें वो ग्रेस नहीं था। वही भाई अमीर साहब आए, पढ़ेंगे, चले जाएंगे, 10 रुपये ले लेंगे, 15 रुपये, उसके बाद जो भी है ले देंगे, नज़र कर देंगे इनकी और पढ़ देंगे और मजलिस हो जाएगी। अनीस ने कहा नहीं, ये नहीं, ये पूरा आर्ट है, और ये शायरी जो है पूरी पोइट्री है, इसमें अदब है। तो अनीस ने अपना स्टाइल है, वो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है ना, वो बनाया है। बिल्कुल सही बात है, कोई तकल्लुफ़ नहीं है, रिकॉर्ड पे आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ वो ब्यूरोक्रेसी के आदमी थे, शान शौकत अपना वही मुख्तलिफ उनके उस पर टोपियाँ रखी होती थी, कौन सी टोपी कब पहननी है, पूरा अंगरखा, पूरे छड़ी और जो भी उसका डेकोरम रुमाल तक का ख्याल करते थे, बहुत ख्याल करते थे अपना हर चीज़ों का। तो इसलिए अब इसी वजह से उससे मरसिए को वक़ार मिला ना, कि लगा हाँ भी एक आदमी भी जो बुरदबार भी है और खुश लिबास भी है, खुश वज़ा भी है, वो शक्ल भी है, वो पढ़ रहा है तो फ़र्क पड़ जाता है। वरना बेचारे अपना वो आके पढ़ ले तो बहुत ही उसके इससे बहुत फ़र्क पड़ा है उनके उससे। और अनीस ने इसको वक़ार दिया है, शायरी में भी वक़ार दिया है और पढ़ने में वक़ार दिया। और फिर हम ये भी देखते हैं जावेद साहब कि उस दौर में फिर जैसे अनीस की मजलिस ये मरसिया के लिए उनका वक्त लेना एक बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब बड़े बड़े नवाबीन और जो बादशाह जो हैं वो इंतज़ार में होते थे। गए नहीं कभी। 1857 1897 जब गदर के बाद, जब जो जंग आज़ादी कह लीजिए या जो भी कह लें उसको, उसके बाद वो निकले लखनऊ से बाहर 50-55 साल के होने के बाद। 1802 या 1803 उनका निकलते थे कि लखनऊ करा के जाऊँगा नहीं, लेकिन फिर चूँकि अवध की हुकूमत ख़त्म हो गई, वारिस अली शाह चले गए, सरपरस्ती ख़त्म हो गई, फाइनेंशियल भी वसाइल खड़े हो गए, माशी मसाइल, तो निकले हैदराबाद गए। पहले तो पहला सफ़र उन्होंने 1859-60 में अजीमाबाद का किया, बिहार का। अब तो अजीमाबाद कहते हैं, बिहार के तो लोग समझते हैं पता नहीं क्या है। अजीमाबाद का सफ़र किया उन्होंने 1859-60 में। और खैर कहने की बात नहीं है, लेकिन ये हमारे बुजुर्गों, हमारे ही ख़ानदान में आए, पुरानी बात है। तो वहाँ का सफ़र किया उन्होंने। फिर हैदराबाद दक्कन गए
और बाबा ज़्यादा राह मिलता था और इनाम इकराम और वजीफ़ा तय होता था। और हर बड़ा नवाब जो है उसके लिए बात से फ़ख्र था कि फ़लाँ मरसिया गो जो है मेरा वजीफ़ा खा रहे हैं, मुझसे वजीफ़ा लेता है, मेरे यहाँ पढ़ता है। ये उनका वक़ार था। तो अनीस ने तो बहुत काम किया, अनीस ने तो उसको। अच्छा, अब हम आते हैं कि जैसे आपने मीर ज़मीर के बारे में बताया कि उन्होंने अज्जाए मर्सिया की तयन कर दिया कि ये तो चेहरा है, ये विगा है, ये जंग है, ये सरापा बिल्कुल। है। तो अनीस ने जब मर्सिया को मर्सिया खानी को, जिसको हम कहते हैं कि जो मिंबर की मर्सिया खानी है और उस पे एक नशिस्त व बर्खास्त का एक तरीका है, उसके ऊपर अदाए अल्फाज का एक तरीका है। इस फ़न को ज़रा बताइएगा कि ये उन्होंने किस तरीके से इसको बयान किया और आज वो एक बाकायदा उसूल के तौर पे किस तरह हम उनको देख सकते हैं, उसूल फ़न के तौर पे? ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत बड़ा उन्होंने मेरा पूरे एक बाब इसके ऊपर है, 2 जी। बाब इसके जी, ऊपर। जी। देखो, सबसे बड़ी बात तो अनीस के बाद जब लोग जाया करते थे या नवाबीन अपने बच्चों को भेजते थे और कहते थे मर्सिया सिखा दीजिए, तो उनका एक ही जवाब होता था कि भाई सिखाने की चीज़ नहीं है, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करता हूँ, बस जो लिखा है वही पढ़ दो। वाह! बहुत बहरी बात है वैसे। अब मिसरा क्या कह रहा है, पहले उसकी आपको मालूम हो जाएगा। फ़हम कामिल हो तो हर नामे का उन्वा है जुदा, मुख्तसर कह के रोला देने का सा। फ़हम कामिल होनी चाहिए, अक्ल होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए और सुखन फ़हमी होनी चाहिए कि आप समझ जाएँ कि मिसरा क्या कह रहे हैं। तो वो कोई चीज़, लेकिन बेसिक चीज़ें जो है अभी आप भी बताते बुनियादी। हैं कि भाई आप साफ़ सुथरे लिबास में मिंबर पे जाएँ, जब आप बैठे तो आपके ज़ानू मिले हुए हों, हुँ, दोनों शान मिले हुए हों। हम लोग करते हैं, तो मिलते हैं ताकि वो बड़ा ऑकवर्ड होता है ना। हुँ, फिर उसके ऊपर एक कपड़ा डाल लेते हैं, हुँ, एहतियातन, हुँ, ताकि वो आपका ज़ेहरी हिस्सा जो है छुपा रहे। हुँ। फिर मर्सिया बाएँ हाथ में लेना चाहिए। यानी बाएँ हाथ में बाएँ पढ़ हाथ रहे में हैं। लेके पढ़ते हैं। सही। बाएँ हाथ में आप तो वो टीवी और उस पे देखते हो, वो तो वो ख़ैर बिल्कुल वो सामने डाइस रखा वो हुआ है। तो उसके ऊपर रोस्टम पे होता है, हुँ, रोस्टम पे नहीं, अगर मेंबर पे आप हैं, तो बाएँ हाथ में लेते हैं। इसलिए कि जब इशारा करना होता है तो आप दाएँ हाथ से करते हैं और बाएँ हाथ के इशारे बहुत बुरे लगते हैं, इसलिए उसको दाएँ हाथ में लेते हैं। फिर आप कब कहते हैं कि भाई बदन जो है ना कसा होना चाहिए, मतलब सीधे बैठे हाँ, आप। सीधे बैठे। नशस्त सीधी बल्कि हो आप। पहले कहते थे कि वो अब सादा कहते थे अपने नीचे जिस्म को मुर्दा जानो, समझो है ही नहीं है। वो उछलना कूदना जो होता है अभी तो खैर बहुत ज़ाकिरीन भी करने लगे मेंबर पे, वो अच्छा नहीं समझ रहा था। आपको ऐसा बताइए, फिर आपके मोजे साफ होनी चाहिए, आपका ऑडियो सही होना चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ों की एक्सरसाइज भी करते हैं। पहले ज़माने में हफ्स दम आप में सब पढ़ते हैं, कभी कभी मजलिस में आके देखिएगा आप, तो उसमें आपकी स्टैमिना जिसको कहते हैं ना, सांस, तो पहले ज़माने में हफ्स दम की वास्ता वो कराया करते थे, मशक कराया करते थे, साँस की मशक। सांस की मशक कराते थे। गहरी गहरी सांसें लें और 20 तस्वीर ले के करते थे कि 20 दाने तक आप सांस रोके, फिर 30 दाने तक सांस रोके, ताकि जब तक आप 99 और 100 दाने तक आपकी सांस रुक जाए तो मतलब सीना बनता है। फिर चहलकदमी करते थे लोग, आजकल भी करते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें तो बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी है। ये तो तैयारी है ना, हुँ, पढ़ने का मसला दूसरा है। जी। ये सब करने के बाद भी पहलवान अगर आगे हार जाए तो बेकार है। हुँ, वो अलग चीज़ है कि भाई अब मर्सिए के जैसे जुज़ हैं, चेहरा है, हुँ, सरापा है, वो कैसे पढ़ना चाहिए, सही। वो उसका अलग अलग ढंग होता तो वो है। आप अब उस पे कुछ गुफ्तगू करें, जैसे अब मर्सिया, अब आप चेहरे खुद में भी हाँ, पढ़ते हैं मर्सिया। बिल्कुल। अब आप जेबे मिंबर हो गए, आप तशरीफ़ लाए मिंबर पर और अब आपने मर्सिया पढ़ना है और मर्सिया वो अदब के मुताबिक बाएँ हाथ में और अब शुरू करना है मर्सिया, तो अब वो मर्सिया खां किस तरह शुरू करेगा? देखो अब मर्सिया खां किस तरह शुरू करेगा, मर्सिया मैंने कहा ना, अब चेहरा ही जैसे मैंने कहा, हुँ, चेहरा मतलब प्रीफेस कर लो, जिसको प्रीफ़ेस, अंग्रेजी हाँ, प्रीफेस हाँ। कहते हैं, शुरू में कि आप तस्वीर बनाते हैं। हुँ, अब ये सुबह के मंदिर से भी शुरू हो सकता है, मर्सिया सुबह के मंदिर से भी शुरू होता है। शायराना ताली जिसको कहते हैं, अपनी तारीफ करना, शायर जो करता है ताली जिसको कहते हैं, उससे भी शुरू हो सकता है। कभी मसाइब से भी शुरू हो जाता है, कभी किसी बहादुर की जंग में आमद से भी शुरू हो जाता है। तो उसका हर का अलग अलग टेम्पो होगा, हर का अलग अलग टेम्पो होगा। उमन कहते हैं कि ये नहीं कि पहले बंद में बैठते ही लोग अक्सर चीख पुकार शुरू कर देते हैं, चीख पुकार नहीं करना चाहिए, उसके लिए करें, लेकिन अलग अलग होता है। अब जैसे मसलन आप दुआइया है, बाद दुआइया है। अब अनीस का है कि अब ये दुआइया ले जाए तो उसमें दुआइया ले जाओगे, उसमें आप ज़्यादा घन ग्रह नहीं डालेंगे। या अरब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर, अय अब्र करम खुश्क ज़रात पे करम कर, तू फैज़ का मबदा है तवज्जो कोई दम कर, गुमनाम को एजाज बयानों में रकम कर, वाह! जब तक ये चमक मेहर के परतों से न जाए, इकली में सुखन मेरे कलम रो से न जाए। ये होता है। सही।
और दबीर ने भी कहा है कि अपनी तहली की दबीर का है कहा, हदीस का है तो दबीर का भी ताली के बंद है ये कि सैफी का नमूना मेरी शमशीर ज़बां है, अल्लाह की तलवार के जौहर का बयां है, कब्ज़े में मेरे मानियो अल्फाज की जान है, ये नज़्म वो देखें जो फसीहान जहां है। क्या मिसरे तो कहाँ वो नज़्म के मजमून का रंग आज क्या है कि मिसरे तो कहाँ जहन किसी का न लड़ेगा, वो रज़्म के मजमून का रन आज पड़ेगा। मैं भूल जाता हूँ, मिसरे तो कहाँ जहन किसी का, ये हो सकता, दुआइया भी हो सकता है। अब दुआइया एक और है, एक बहुत मशहूर है जो एक ज़माने में मनाजात के तौर पर लोग पढ़ते थे, ये है मीरिश का। मीरिश के बहुत शायर गुजरे, अनीस के ज़माने में थे, ख़ानदान था इश्क ताशुक़ के अच्छे मसीहा को ख़ानदान, उनके बारे में 3 ख़ानदान थे। देखो, एक अनीस का ख़ानदान था, एक दबीर के शाह ख़ानदान से मतलब उनके ज़्यादा शागिर्द थे, और एक मीर इश्क और ताशुक़ का ख़ानदान था, और एक चौथा ख़ानदान था वो उलमा का ख़ानदान जो था, ख़ानदान इज्तिहाद। ख़ानदान इज्तिहाद, बिल्कुल ख़ानदान इज्तिहाद के मसीह को बहुत अच्छे मसीह, 4 ख़ानदान थे बहुत उसी ज़माने में 1819वीं सदी में। तो अब अगर आप किसी बहादुर की आमद के तो उसको दुआइया नहीं कहें, उरूज वो हाँ दुआइया रहे कि इश्क की बात हो रही थी कि उरूज ऐ मेरे परवरदिगार दे मुझको, कुछ एतबार नहीं ये एतबार दे मुझको, ख़िज़ां में रंग बरंगे बहार दे मुझको, पे वक़ार मोहम्मद वक़ार दे मुझको। तो ये अलग हो जाता है, लेकिन ताली के बाद है ना वो या आमद क्या है। अब एक मरसिया अनीस का शुरू ही होता है अब्बास की आमद से। अब वो देखिए क्या तुझको एहतशाम है और हज़रत अब्बास की सवारी आ रही है मैदान में, वो उसको आप हल्के दुआइया लहजे में नहीं पढ़ सकते, न फ़खरिया लहजे में ताली नहीं पढ़ सकते कि आमद है करबला के नयस्ता में शेर की, है आमद है करबला के नयस्ता में शेर की, ड्योड़ी से चल चुकी है सवारी दिलेर की, जासूस कह रहे हैं नहीं राह फेर की, गश आ गया है शह को यह वजह देर की। अब देखो कि खुशबू है दश्त बादे बहारी करीब है, होशियार गाफिलों के सवारी करीब। तो अलग अलग लहजा होगा, रजत अलग होता है, सरापत हो गया। अब रजत जब पहलवान बहादुर अपना जंग में आता है अपना, तो उसका लहजा कुछ होगा। तो अब्बास को एक पहलवान ने चैलेंज किया तो जवाब दे रहे मीर वहीद कि तन के फरमाया कि ओ कोर बड़े बोल न बोल, ताना जन होंगे खड़े हैं जो यहाँ गोल के गोल, कुर्रतुल्लैने अली हूँ मैं ज़रा आँखें खोल, गर है मोहताजे असा राह को नेज़े से टटोल, गर है मोहताजे असा राह को नेज़े से टटोल, और पाँव उस पर भी न उठें तो न घबरा जालिम, मौत थामे हुए है हाथ चला जालिम। वाह वाह वाह। अब वो अलग अलग रजस का अंदाज अलग होता है। इमाम हुसैन का तलवार की तारीफ है और घोड़े की तारीफ है, वो अलग है, तलवार अलग है। आप तलवार की तारीफ सुनो कि अब तलवार आजकल की तलवार नहीं, आप तो म्यूजियम में देखा होगा आपने, लेकिन ज़माने में तो बात तो क्या है कि आबरू है सिपाही की जान है, तो बहादुरों की तलवार तो लटकी होती थी ज़माने में। अभी भी हमारे फ्रंटियर में अभी भी तलवार और गन लगा के और खंजर लगी, यमनी भी अभी भी खंजर लगाए घूमते, यमन में जाके देखे, बिल्कुल तो यमन तो ज़माने में तो शान होती थी। अब बंद देखो और तलवार है, लग रहा क्या माशूक की बात हो रही है। महफिल में ज़ेब ये है मीर वहीद, हाँ मीर वहीद का है, मीर वहीद मीर अनीस के भतीजे थे, उनके बेटे थे मीर वहीद, बहुत अच्छे शायर थे, बहुत जवानी मर गए, बहुत अच्छे बच्चे उनके, कि महफिल में ज़ेब ज़ानुए मर्दान सफ़ शिकन, महफिल में ज़ेब ज़ानुए मर्दान सफ़ शिकन, पूछे हंसी तो नोके ज़बां दिलबरी का फ़न, पूछें हंसी तो नोके ज़बां दिलबरी का फ़न, दिलदारो नाज़नीनो खुशंदाज़ो सीन तन, और तन्नाज़ो हूर पै करो महजूबो कम सुखन, गमज़ा है बेरुखी है, बेरुखी तलवार, गमज़ा है बेरुखी है, करिश्वा है नाज है, गर कोई सर चढ़े तो ज़बां भी दराज, ज़बां भी दराज। अब ये
यानी ज़माने में थोड़ा समझाना पड़ता है। बिल्कुल। वह तलवार ही नहीं पता है तो तलवार की हुस्न क्या पता होगा, लेकिन होता है तो तलवार। सही, सही। और फिर इसी तरह अच्छा मैं तो कभी-कभार ये भी हैरान होता हूँ कि मतलब वो जो सवारी है, एक तो सवार का सरापा है, एक तो सवार की शुजाअत का बयान है, उसकी जो है वो बहादुरी का बयान है। लेकिन जब वो सवारी को भी बयान करना शुरू करते हैं, जब वो घोड़े को भी बयान करना शुरू करते हैं, उसमें भी अगर आपके ज़हन में कुछ आ रहा हो तो ज़रूर बताइए कि वो भी एक अजीब आपको मंज़र लगता है कि वो कोई सामने की चीज़ वो कोई दुनियावी सवारी लगी नहीं रही होती वो तो। हाँ, नहीं लगे देखो ये शायराना बातें हैं ना, हुँ, जितना भी है बरसियत तो आपकी शायरी है ना, शायराना हुँ, बातें, उसमें हर बात पे तो हम फैक्ट नहीं ढूँढ सकते। हुँ, है सही। कि पता अब तो घोड़े का है, अब भी है, अब एक याद जो मुझे आ रहा है वो ज़रा सा मुश्किल है, लेकिन बताता हूँ आपको। घोड़े की तारीफ़ है कि अल्लाह री तुर्क ताज़िए शब्देज़ तेज़ दम, अल्लाह री तुर्क ताज़िए शब्देज़ भी घोड़े को कहते, तेज़ दम, जौला था और ज़मीन को छूते न थे कदम, पीछे हवा, इतनी तेज रफ्तारी से जाता, पीछे हवा ये दौड़ के कहती थी दम बदम, लिल्लाह तगावर सरसर सरसर आहा! शिताब थम, वक्त दविश रकाब सादत लुजूम लूं, बरसों से आरजू है कि कदमों को छूं। तो इस तरह ये अच्छा फिर जब ये हम देखते हैं कि ये तो अज्जा हो गए और उनको पढ़ने का भी एक तय हो गया कि दायरे के सरापा पढ़ा जाएगा तो ज़रा वो मोहब्बत के अंदाज में या जिसे कहते हैं कि सराहने के अंदाज में पजीराई के अंदाज में पढ़ा जाएगा। अच्छा इसमें आपने इसको खुद आपने कुछ चीज़ें मैंने आपकी देखी भी आप इस पे गुफ्तगू भी करते रहे। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें और भी तो अहम थी जैसे तलफ़्फ़ुज़ का बहुत नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं, सब बहुत सी चीज़ें नहीं, सबसे 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 ये तो पढ़ने की बात तो हमने कर ली ना, हुँ, सबसे अहम बात जो है वो दो चीज़ें हैं, तलफ़्फ़ुज़, हुँ, तलफ़्फ़ुज़ इसलिए कि अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं होगा तो फिर वो ऐसी होगा जैसे आप सुनते सुनते अगर कोई अच्छा सा लजीज खाना खा रहे हो, कंकर आ जाए मुंह में। तलफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। तलफ़्फ़ुज़ात 3 किस्म के होते हैं। एक तो वो तलफ़्फ़ुज़ है जो मुस्तनद है, जो लुग़त में मौजूद है। मुख्तलिफ़ लुग़त में थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा-सा, यानी आसिया में देखें और आमरा में देखें और हक़ साहब में देखें, थोड़ा-सा तो फ़र्क है, लेकिन ज़्यादातर बेसिक चीज़ें मुस्तनद है, किसी में भी हो। जिस आलिम ने भी लिखा है उसने उसको उसको आप कोट कर सकते हैं। एक एक तलफ़्फ़ुज़ वो हो गया जो मुस्तनद तलफ़्फ़ुज़ है। एक तलफ़्फ़ुज़ वो है जो गलतुल आम है, जिसको गलतुल आम फ़सीह भी कहने लगे, गलतुल आम सही भी कहने लगे, जो आम तौर पे बोला जाता है, ख़वास भी बोलते हैं और अवाम भी बोलते हैं, वो भी चल जाता है। एक होता है गलतुल अवाम या अवाम, सही। समत, मतलब सिमत, हाँ, लोग सिमत बोलते हैं, सही तलफ़्फ़ुज़ है समत। समझ। सिमत बोलते हैं और सिमत भी बोल सकते हुँ। हैं। तो सिमत बिल्कुल अलाउ नहीं है यानी मरसिए में। सिम्त चल जाएगा, समझ सिम्त दुरुस्त। भी नहीं चलेगा, मर्सी देखो क्लासिकल लिटरेचर पढ़ा है ना, आप हुँ, आम बोलचाल में बोल देते हैं भाई, देखो बहुत से अल्फाज है, जैसे निखत हुँ, है, सही। अब निघत निघत नाम भी हो रहा है, बिल्कुल। निघत कोई लफ्ज ही नहीं है, ना सही लफ्ज खाद है नखत। ना खाद। आपदा परवीन ने कहा हम ना नखत है ना गुल गुल है है। कि आपदा ना है, जी, हम जी। ना नखत है ना गुल गुल है है कि कि मैं महकते महकते जाए। जामें। हाँ। खैर आपदा का तो मुझे पता है, मैं तो बहुत रहा हूँ उनके साथ, तो तलफ़्फ़ुज़ पे कितना जोर देती थी और कौन कौन उनके, जैसे मेहदी हसन का तलफ़्फ़ुज़ कितना अच्छा है। क्यों, सलीम गिलानी साहब रेडियो पाकिस्तान में जानते हो, वो मौजूद थे। सलीम जी, जी, गिलानी बिल्कुल, के सलीम सुन गिलानी साहब ने तो बहुत हैं, सलीम गिलानी साहब मेहदी से पहले सुनते थे हर लफ्ज़ के ऊपर, बिल्कुल, हालांकि मेहदी हसन का वो तलफ़्फ़ुज़ नहीं था, लेकिन कोई भी लफ्ज़ कोई बल मुश्किल से पकड़ में बल्कि आता वो है। सलीम गिलानी साहब ने तो मेहदी हसन की पूरी तराश-खराश की कि ऐसे वही तो कह कैसे रहा हुँ, हूँ, तो अल्फाज ख़ास तलफ़्फ़ुज़ात बहुत होता था, हुँ, वो तो बुखारी साहब इस ज़माने में थे उस ज़माने, अब तो खैर मेयार भी बदल गया यार, हुँ, अब तो माफ़ करना मीडिया का भी मेयार बदल गया है, वरना बुखारी साहब वो पढ़ रहे थे ना कि क्या कैदो हयातो बंदो कम, हाँ, कैद हयात बंदो कम असल में दोनों एक है, उन्होंने कहा नहीं तो कहो कैदो हयात बंदो कम असल में चारों चारों एक एक है, मशहूर वाक़या है जी, जी। उनका। हुँ, तो खैर वो तो ज़माना अब गुजर गया। तलफ़्फ़ुज़ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ पे कोई बारगे नहीं हो सकता। हुँ, अगर आपको पढ़ना है, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे बात करते हैं इसके हुँ, ऊपर, शागिर्दों को तो नहीं कहता मैं उस्ताद बनता हूँ मैं, लेकिन बहुत से राय मशवरा करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ भाई मुझसे पूछ लिया करो, मुझसे नहीं पूछा करो, बल्कि लुग़त रखो। लुग़त अब देखो। अच्छा, अब तो बहुत आसान है, अब तो बिल्कुल, ऑनलाइन लुग़ात हो गई है, आप एक लफ़ पे शक हो आप फ़ौरन देख लें, बहुत से अल्फ़ाज़ होते हैं, जैसे बहुत सामने के लफ्ज़ है मुंतज़िर, मुंतज़र, हुँ, मुंतज़िर, हम मुंतज़िर हैं किसी के इंतज़ार जो कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहा है, और आप मेरा इंतज़ार करते थे तो आप मुंतज़िर, मैं आने वाला था तो आप तो मैं मुंतज़िर मुंतज़र था, सही, सिंपल सी बात है। सही, बहुत से अल्फाज है, सही, बहुत से अल्फाज है, छोटे छोटे अल्फाज है। बिल्कुल।
की बात बहुत, उसकी तलफ़्फ़ुज़ात पे बहुत गौर करना, तलफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ी बात, और फिर मिसरों के बीच में, जिसको अब मैं आसान उर्दू में कहूँ, मतलब वसल और फसल कि मिसरे कहाँ पे टूटने हैं, हाँ हाँ सही। बहुत फ़र्क पड़ जाता है, मानी बदल जाते हैं। मसलन एक मिसरा है मीरानीज़ का, टूटे थे सब, स्टॉप, रसूल के प्यारे हुसैन पर, टूटे थे सब रसूल के प्यारे हुसैन पर। अगर अब हम कह दें टूटे थे सब रसूल के प्यारे, यहाँ पे स्टॉप लगा दें हुसैन पर, तो क्या हो जाएगा? एक शेर है कि अपनी तरफ से छेड़ ना अपनी तरफ से जंग, अपनी तरफ से छेड़ ना अपनी तरफ से जंग, ये मसलके हुसैन अलैहिस्सलाम है। अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं, तरन्नुम में जो पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हैं अपनी तरफ से छेड़ना अपनी तरफ से छेड़ना, अपनी तरफ से छेड़ना, अपनी तरफ से जंग, ये मसलके हुसैन मानी बदल गया ना, बिल्कुल बदल फिर गया। ये तो फसल वसल बहुत जरूरी है। फिर मिसरे का क्या रहा है, रुख, एक मिसरा है बहुत मशहूर है, सब जिक्र करते हैं उसका, मैं भी करूँगा। दबीर का एक मिसरा है कि बीबी ज़ैनब अपने बच्चों से और उमर से बात करी, वो शमर ने बुलाया था, उनको ख़ानदानी कबायली रिश्तेदारी बुलाया था, तो बुलाया था कि तुम आ जाओ, तो चले गए बच्चे थे बात करने के लिए। अब दबीर ने एक मिसरा कहा, क्यों तुमने मेरे भाई के कातिल से बात की? अब माँ है, ये डांट भी हो सकती है, क्यों तुमने मेरे भाई के कातिल से बात की? इस्तेफामिया भी है, क्यों तुमने मेरे भाई के कातिल से बात की? और तासुब भी है, क्यों तुमने मेरे भाई के कातिल। आप जिस तरह आप पढ़ेंगे, जिस रुख से पढ़े, रुख से पढ़ना क्या, जिस रुख से पढ़ेंगे वैसा मानीजार हो जाएगा। और तीनों दबीर तीनों तरह पढ़ा करते, आप नहीं मिसरा तीन तरह पढ़ा करते थे। और आपने तो कई और मिसरों की भी मिसालें इसमें दी हैं कि वो मतलब जिसमें एक ही मिसरे को मुख्तलिफ आहंग से पढ़ने से उसके मानी बिल्कुल और माहौल भी बिल्कुल तब्दील हो जाता बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। अच्छा, इसमें फिर आपने एक और मजलिस में आप भी पढ़ते हैं, और हमने और मरसिया खानों को, जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो कहीं कहीं न कहीं मिलती हैं, हाँ, जो मजलिस का मरसिया खान है, जी जी, कि मरसिया खां कहते कहते मिसरा पूरा नहीं पढ़ता बल्कि छोड़ जाता है, एक हिस्सा हज़फ कर उसको जाता है, हज़फ करना कहते हैं। तो वो होता है कि ताकि लोग शरीक हो जाएं उसमें। शरीक अब ये मशहूर बहुत अच्छे, मगर इसमें उन्हीं काफियों को टुकड़े को छोड़ना पड़ता है जो सामने के हों। सामने को अगर कहीं वो ऐसे नामानुस काफिया आ रहा है, देखिए जैसे ये तो न कह सके कि शह मशरक़ैन हूँ, अब कोई भी सुन लेगा, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन, तो ये इससे वो जिसको टू वे कम्युनिकेशन कह रहे हैं, दूसरे का पार्टिसिपेशन हो जाता है ना, दूसरे का पार्टिसिपेशन हो जाता है। मौला ने सर झुका, या गुरूर गुरूर शेर का बदमस्त ने निकाल दिया जमी पे शेर फील को चौरंग करके डाल दिया, सब क्या डाल दिया, तो उससे एक रेपो बन जाता है इसका। लेकिन पढ़ने में ये देखना पड़ता है कि जो सामईन है साथ हैं आपके, नहीं है, यानी कोई सो रहा है, कोई होंग रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है। अच्छा, इसमें जावेद साहब एक चीज़ और भी है कि अदाए लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ की जो अदाई है, उसमें स्ट्रेस वर्ड्स आप कैसे तय करेंगे कि भाई ये मरसिया है, कि मतलब जैसे कि हम बहुत मारूफ मिसाल भी लेते हैं, जैसे दबीर का एक मरसिया बहुत मशहूर है कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। अब मेरे लिए तो ये एक सत्र है या एक मिसरा, एक लाइन है। अब आप जब एक मरसिया खां के तौर पे, एक मरसिया फ़हम के तौर पे देखते हैं, तो इसमें स्ट्रेस वर्ड आप क्या तय करेंगे, कैसे तय करते हैं मरसिया? उमूमन मरसिये में स्ट्रेस वर्ड काफ़ी को तय करना चाहिए। अच्छा, इसलिए कि काफ़ी देखो, जो सुखन फ़हम है, जो शेर समझता है, जो शेर का शौक़ रखता है ना, वो कान लगाता है कि काफ़िया क्या बांधा है इन्होंने। गज़ल में होता है भाई क्या काफ़िया बांधे आपने, तो इसमें भी है कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन काँप रहा है, मजनू का बदन कफन, तो आप देख रहे हैं कि भाई काफिया क्या आने वाला है। उमन इसी पे अल्फाज पे स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस अनस्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट आप कह रहे हैं ना, वो इंग्लिश पोइट्री में है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंग्लिश पोइट्री में तो स्ट्रेस सिलेबल्स और अनस्ट्रेस सिलेबल्स के ऊपर बेट, उनकी पूरी रिदम इसी पे बेस करता है। हमारे यहाँ उमन मिसरे में काफ़ी पे होता है, या फिर कोई ऐसा लफ्ज़ जिसमें की लफ्ज़ होता है उसके ऊपर जोर दे सकते हैं, कोई उसका फॉर्मूला नहीं है कोई। अब आप अपना मरसिया लिखा हुआ पढ़ रहे हों या किसी और का भी पढ़ रहे हों,
तो ये आप कैसे, अब एक एक चैलेंज होता है ना कि एक, जैसे आपने शुरू में इब्तिदा में कहा कि अब मर्सिया खां जो है उसके पास, ज़ाहिर है उसके पास कोई गेटअप नहीं है, उसके पास कोई ख़ास लिबास नहीं है, वो तो अपने काम से लिबास में है और उसने उसी से अब सब कुछ परफॉर्म करके दिखाना है। तो वो मिसरे का या बंद का या जो बैत जहाँ पे ख़त्म होगा बंद, उसका पूरा तासुर कैसे आए, ये कैसे, इसकी मशक करनी पड़ती है और इसके लिए क्या ज़हन में होता देखिए सर, पहले तो किसी और का मर्सिया, अपने मर्सिया का किसी और के मर्सिए को पढ़ने अगर बैठेगा ना, है? तो उसको आपको उसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। अच्छा। आप ये समझे कि मैंने कहा है, और फिर आप एक बंद को जिसमें 6 मिसरे होते हैं कम से कम 25 बार पढ़ें। वो जितनी बार पढ़ेंगे आपको उतनी बार उसकी खूबी नजर आती जाएगी। खुद इसको एक्सप्लोर करें। हाँ, खुद एक्सप्लोर करें उसको, और फिर उसको ओनरशिप लेके पढ़े आप। जैसे मेरा अपना मर्सिया है, तो वो फ़र्क पड़ जाता है। तो और फिर उसमें क्या क्या सनतें इस्तेमाल हुई हैं, ये चीज़ देखना पड़ता है। अब मैंने जिसका मशहूर मर्सिया है, क़ता की मसाफ़त शब आफ्ताब ने जलवा किया सहर के रुखे बेहिजाब ने, ये क्या हम वो हैं गम करेंगे मलक जिनके वास्ते। अब मलक और जिन जिनके वास्ते, लेकिन ये रिवायत लफ्जी जो है ना, इसको आपको पढ़ के ज़ाया करना, यानी जाहिर करना पड़ता है। हम वो हैं गम करेंगे मलक जिनके वास्ते। आप इस तरह से इशारा करेंगे तो लोग समझ जाएंगे अच्छा ये रियायत आ गई है। और बहुत सी रियायतें ऐसी आती है, जैसे पानी में थे नहंग, नहंग भी मगरमच्छ को कहते हैं और मगरमच्छ भी कहते हैं, मगर भी कहते हैं। पानी में थे नहंग उभरते न थे मगर। अब यहाँ पे मगर और नहंग की रियायत बिकॉज भी आ गया, मगर है, और यहाँ मगर उसमें आता। तो इसको अल्फाज को हाईलाइट करके पढ़ने में हाईलाइट करना पड़ता है, वही अच्छी कामयाबी होती है। अगर पढ़ने में आप रवा रवैये पढ़ जाए, बहुत से लोग पढ़ते नहीं, सुनाते हैं, रवा रवैये पढ़ जाए आपको तो। और वो कई मरतबा हम ये देखते हैं कि मतलब हम एक सपाट लहजा हो जाता है और ऐसा लगता है कि बस वो आप मुसलसल, बहुत से लोग नहीं, वो एक टेम्पो नहीं, चेहरा कुछ और है। जहाँ वो आप एक इसमें पढ़ेंगे तो 25-40 मिनट पढ़ेंगे तो आदमी भौंकने लगता है। यू हैव टू कीप द ऑडियंस विथ यू, एंड यू कैन ओनली कीप द ऑडियंस विथ यू अगर आप अपनी आवाज़ को, ज़ेर बम को, लहजे को, चेहरे को, ये इसमें सब मसलन जनाब मीर अनीस का मर्सिया है कि बखुदा मशहूर मर्सिया है, फारिस से मैदान तहव्वुर ताहुर। उसके बाद कहते कहते वो बात हो रही है अपनी तस्वीर, उसके बाद से ओहर ने हमारे साथ कह रहा है कि तुम वहाँ कहाँ जा रही हो। तो अब उसके बाद तो टेम्पो चेंज हो जाता है। हुर जब जवाब देता है तो टेम्पो चेंज हो गया। हुर पुकारा कि ज़बां बंद करो ना हंजार, काबिले लान है तू और वे तेरा सरदार, इब्न ज़हरा है जिगर बंदे रसूल मुख्तार, मेरा क्या मुँह जो करूँ मद है इमाम। अच्छा, उसका डायलॉग जब आप पढ़े तो हल्के आवाज़ पढ़ते, तो उससे टेम्पो तो मेंटेन करना। अच्छा, हम तज़किरों में ये भी पढ़ते हैं कि उस ज़माने में भी ऐसे शेर खां हुआ करते थे कि मर्सिया तो खैर एक मर्सिया, गोही मर्सिया अपना भी पढ़ते थे, लेकिन शेर खानी बाकायदा एक ऐसा फ़न है कि कई मरतबा लोग अपनी गज़लें उनसे पढ़वाया करते थे कि भाई आप मुशायरे में हमारी गज़ल पढ़ दीजिए, सही कह रहे हैं आप भाई। देखो भाई, अभी बात हम कर रहे थे ना मर्सी खानी की आर्ट है, बिल्कुल परफॉर्मेंस, ट्रेडिशनल ओरल आर्ट है ये, बहुत बड़ा। और इसकी इब्तिदा है दास्तान गोई से। सही, दास्तान गोई, तिरस्म व शुरबा और दास्तान अमीर हमजा और दिल से जो पढ़ी जाती थी उस ज़माने में, तो जाहिर सी बात है ना टीवी ना एंटरटेनमेंट वही था, लोग बैठ जाते थे तो दास्तान सुनाई जाती थी और ज़बानी याद रहती थी, दास्तान ज़बानी सुनाते थे। तो उसमें जब कोई जंग हो रही है, अमीर हमजा की जंग हो रही है, अमरो यार की जंबील का जिक्र आ रहा है, वो जो ट्रेडिशनल जो है, तो उसमें जो पढ़ते थे वो बहुत बड़ा आर्ट था। दास्तान गोई एक बहुत बड़ा आर्ट था, बहुत बड़ा फ़न था उस ज़माने में। जब जंग होती तो जंग का लहजा बना लेते थे, जब औरतें बीच में आ गई तो औरतों की आवाज़ बना लेते थे, लहजा बना लेते थे, दास्तान गोई हुई। उसी से फिर शेर खानी भी, आप बिल्कुल सही कह रहे, शेर खानी थी, बुलंद खानी भी कहलाती थी। ये सब प्रोड्यूसर्स हैं मर्सिया खानी के, तो सबको मिला के मर्सिया खानी बनी है। अच्छा, दास्तान गोई का आपने तस्करा किया, जैसे हम पढ़ते हैं कि जैसे उस ज़माने के मशहूर दास्तान गो थे, उनसे भी सुनने में हम पढ़ते हैं कि मीर अनीस उनका उनके यहाँ आना जाना ही उन लोगों से हाँ, सही से, था। बिल्कुल कभी कभी जाते थे, बिल्कुल जाते थे। बल्कि मीर अनीस की एक चचा गालिबन खलीक, मोहसिन खलीक, एहसन खलीक, वो वास्तव बहुत अच्छे दास्तान गो थे। दास्तान गोई में बताना पड़ता है आपको, ये मौसम है और ये हुआ और ये हुआ, इतने पहाड़ आ गया और इतने बहादुर आ गया, उसने म्यान से तलवार निकाली, और तो वो एक पूरा एक दास्तान गोई होती थी। तो वो
और मैंने एक जगह जावेद साहब ये भी पढ़ा, ये भी देखिए कि कैसे वो लोग अपने इस फन को मतलब तरतीब दे रहे थे कि अनीस अपने शागिर्दों को खास ताकीद करते थे कि जो खवातीन का बैन होता है किसी घर में, वहाँ ज़रूर जाकर और उनकी बोलियां ज़रूर सीखा करो। बिल्कुल, जानवर की बोलियां सीखने का आते थे, जानवर की बोलियां सिखाते थे। अब ये सुना हुआ है, मैं तो कहीं पढ़ा नहीं, किसी से सुना है, पर कहीं देखा हुआ था कि मीरुन्स के बेटे, जवान बेटे वहीद का इंतकाल हो गया, जवान हो गए, तो बाप को सदमा तो खैर था, लेकिन वो चादर ओढ़ के खवातीन में बैठे हुए थे। वो क्यों बैठे हुए थे? कि वो सुने कि खवातीन किस किस तरह बयान करती हैं। अब इनके अपने यहाँ हो कहीं भी, लेकिन ये है वाक़या, बहुत से लोग जाके सुनते थे औरतों की बोलियों और कि बैन करने, किस तरह औरतें बैन करती हैं। जाहिर सी बात है यार, जब आप सुनेंगे तो अंदाज़ा होगा ना, फिर घर में तो सुन ही रहते कि बैन का आलम ये है कि जब कोई सदमा वाकई में पड़ गया किसी पे, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का कोई मर गया है, इंतकाल हो गया, सडनली मर गया, तो उसका फिर किस तरह औरतों पे क्या रिएक्शन होता है, किस तरह होती है बहुत। अच्छा, इसमें हम अब अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अब आप ये फरमाइए कि आपने जिन फन की बारीकियों का तस्करा किया, अब उसको आप क्या देखते हैं कि आप खुद भी उनका ख्याल तो रखते ही हैं, आप बल्कि सिखाते भी हैं, तो क्या इस तरह ये फन जो है अब हमारे अब यहाँ बहुत काम हो रहा है, अब हो रहा है। मैं जो जवान था, तो बुढ़ा हो गया, वो जो जवान था आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, तो इतना वो लोगों में ज़ौक़ नहीं था। वही जो मतलब 2-4 मरसिए की मजालिस होती थी, होता है, तो वहाँ भी लोग अपनी अपना नौ तसनीफ़ पढ़ा हुआ पढ़ते, आजकल बहुत शुरू से चल रहा है, वो पढ़ते थे, और उस ज़माने में बहुत कम पढ़ने वाले थे जवान लड़कों में। अब मैं देख रहा हूँ कि नए नस्ल में बहुत शौक़ हो गया है। पाकिस्तान में भी, बरतानिया में ज़्यादा वक्त, बरतानिया और कनाडा में रहता हूँ, वहाँ भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। बहुत लोगों ने अकेडमी बनाई हुई है, पढ़ते हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के लाहौर में हैं, लड़के लाहौर में बहुत सिलसिला शुरू हो गया, कराची में बहुत। बल्कि आपके तवज्जुह से हमने बहुत सी चीज़ें देखी, यूट्यूब पर भी देखी कि अब आप लोग ने वो एक बिल्कुल सिर्फ मरसिए की मजलिस का जो है वो भी एक रिवायत बहुत रिवायत हो गई, बहुत रिवायत दोबारा हाँ, से बहुत आई है सामने। बहुत। अच्छा, आप ये फरमाइए कि आपने ये बात शुरू में भी कही थी कि टीवी रेडियो की जो मरसिया खानी है और जो मजलिस की मरसिया खानी है, उसमें फ़र्क, और खुद टीवी और रेडियो की मरसिया खानी में भी फ़र्क था, तो इस पर कुछ रेडियो, हाँ, टीवी पर, टीवी में आप चूंकि नजर आते हैं, टीवी में आप नजर आते हैं, तो आपको कुछ और थोड़ा सा आँख, कम से कम हाथ पैर को, मुँह को इशारा कर सकते हैं, जैसे हमारे तारिक अजीज मरहूम किया करते थे, कर सकते हैं। रेडियो पे वो भी नहीं होता, रेडियो पे तो सिर्फ आवाज़ आती है। और टीवी पे हमारे यहाँ वैसे सबसे पहले क्या बुखारी साहब की, बुखारी साहब ने रेडियो पे, बुखारी साहब रेडियो पढ़ते, रेडियो पढ़ते हैं, टीवी पे पढ़ा था उन्होंने, और फिर मजलिसें ही पढ़ते हैं। बुखारी साहब तो मजलिसों में भी पढ़ते थे, लेकिन बुखारी साहब मेंबर पर ही बैठते थे। अच्छा, मुंबई साहब तख्त जमीन पे बैठते थे, तो उसकी वजूहत थी। और आपने उनकी मजलिसें अटेंड की? मैंने बचपन में, हाँ, तो और क्या मंजर होता था कुछ? हाँ, आवाज़ उनकी, हाँ, आवाज़ तो बुखारी साहब की आवाज़। जोश साहब ने भी मरसिया मतलब मजलिस पे पढ़ा? हाँ, बहुत पढ़ा, ईरानियान में पढ़ा है, हाँ, ईरानियान में पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है, मेरे ख्याल में यार अब्बास साहब का ही पढ़ा है, फिरदौस करनी पढ़ा है। ईरानियान में तो मुझे याद है 63 में उन्होंने पहला मरसिया पढ़ा था। तो मेंबर हिला देते थे भाई, ज़मीन हिल जाती थी उनके पढ़ने से। तो सामने बाबा ज़ईन शाह ताजी और फला और जस्टिस रियाज, पता नहीं बड़े बड़े लोग, आलिम फाजिल, उलमा भी, जज भी, और साहिब इल्म भी, और शुअरा भी, जितने चोटी के सब सामने बैठे होते थे। और कलम चौब खजर हब्ल मतीन है इरशाद, वो इस तरह पढ़ते थे, जोरदार आवाज़, घरदार आवाज़ उनकी। तो हमने तो क्योंकि उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग ही देखी है, वो जिसमें उन्होंने वो जो लश्करों को रौंद सकते हैं 72 आदमी, क्या अच्छा है। अब हम इस तरफ आते हैं जावेद साहब कि इस फन का आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल क्या है, मतलब इस, क्योंकि अब देखें जुबान जो है वो अब जाहिर है कि एक बहुत बड़ा एक रुकावट हाइल होती है कि मरसिए की जो अपनी रिवायती जुबान थी वो, हाँ बिल्कुल, और वो उसकी जो खुद हैत भी है वो भी जाहिर है लोगों के लिए शायद गज़ल ही हमारे यहाँ लोगों को समझ में आती है, दो शेर ही, दो मिसरों पे ही हम रुक जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ आपका क्या लगता है कि लोग काम तो कर रहे हैं अपनी अपनी नहीं, ज़ौक़ काम बहुत हो रहा है। देखो, बात है कि मुल्क इतना बड़ा और शहर इतना बड़ा है कि अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट बने हुए हैं, अपने अपने काम करे। वो एक उसके ऊपर मेन स्टेज पे नहीं हो रहा है जैसे इंडिया में हो रहा है। बॉम्बे में और लखनऊ में, बॉम्बे में तो मजलिस होती है मरसिए की, और आप देखिएगा जाके, मैं आपको नाम दे दूंगा, वो ऑडिटोरियम में होती है,
फुल ऑडिटोरियम भरा होता है, 400 आदमी, वो आदमी स्टेज बैठ के, मैं स्टेज पे मेंबर लगा के मरसिया पढ़ते, बहुत हो रहा है, लखनऊ में होता है। तो कराची में भी अलग अलग पॉकेट्स हैं ना, जब तक कि सेंट्रलाइज नहीं हो जाए तो पता नहीं लगता। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोशिश की थी शुरू में, आज काउंसिल में भी जिक्र होता है, लोग आते हैं, उलमा आते हैं, तकरीर होती है, मरसिए की भी जिक्र होता है, मरसिए पे सेमिनार भी होता है। और पिछली बार रसाई अदब पे, जैसे नात के ऊपर रसाई अदब पे जो गुफ्तगू हुई थी, मैं भी था, वो शाहिद लखनवी हमारे एक शायर गुजरे, उनके ऊपर गुफ्तगू हुई थी। तो काम हो रहा है, लेकिन वो एक जो पढ़ने के हवाले से एकेडमिक तौर पे काम नहीं हो रहा है। मैंने कोशिश की है, लेकिन वो फासले बहुत है ना, फासले बहुत हैं कराची में, ख़ास करके मसाइल बहुत हैं, आने जाने के मसाइल हैं। अब आप तय करोगे साहब इस वक्त यहाँ पहुँच जाओ, तो नहीं पहुँच सकते बच्चे, शौक़ बहुत है लोगों को। अब इसमें कुछ हमें इस बारे में बताइए, जो आप एक खुद एक नसाब तरतीब दे रहे हैं, और आपने आपने शायद फरमाया था कि अकील गरबी साहब ने गालिबन उस बारे में आप कहा था कि भैया इस पे काम करें, तो उसका थोड़ा सा एक मुख्तसर तारुफ कि भाई ये क्या है। पूरी तफसीर मुझे मालूम नहीं, मुझे कहा गया था कि तफसीर हो रही है। यहाँ पे एक वो बना रहे हैं दानिशगाह हुसैनी, उसमें वो सोसखानी और ज़ाकरी भी में भी, ताकि सही ज़ाकरी के, आप तो ज़ाकरी में तो ये होता है ना कि हर किस्म के लोग आ जाएं, हर किस्म की बातें हो रही, किस किस्म की बातें करनी चाहिए, कौन सी मुस्तनद बातें, और जो मुस्तनद और कवी वो है रवायत हैं, उनको पढ़ा जाए, ज़ईफ़ रवायत ना पढ़ा जाए, ताकि और एक वो तफरीका ना पड़े, बल्कि इत्तेहाद रहे लोगों में। तो उस सिलसिले में उन्होंने बनाई है एक दानिशगाह हुसैनी, उसमें सोखानी भी है, ये भी है, तसलत खानी भी होगी। तो आई एम वेरी होपफुल कि अब आहिस्ता आहिस्ता। और वो जो उसका जो आप तहत लफ्ज़ खानी में आपने क्या क्या चीज़ें उसमें, एक तो तारीख बयान कर दी मरसी, उसमें मैंने सबसे पहले तारीख क्या होती है, उसके बाद से दूसरा सब्जेक्ट है उसमें मेरा अजाए मरसिया जो भी बात कर रही थी, तीसरा कि क्या क्या करना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, लिखना कैसे चाहिए मरसिए को, वो भी तो फ़न है ना यार। अब तो आप देखो मुशायरे में भी लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेके वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। जी। बात मरसिए की या गज़ल की ये नहीं है, खाली अदब है, ये पूरी तहजीब है आपकी। मरसिया खानी हो, चाहे शेर खानी हो, चाहे गज़ल खानी हो, मुशायरा हो, ये आपकी पूरी तहजीब है। हाँ तहजीब है ना। अब आप कागज़ पे लिख के लेके जाए, मैं तो किसी को नहीं अलाउ करता मोबाइल पे। आप मोबाइल बैठे ढूंढते हैं, फिर मुशायरों में देखा होगा तुमने, नहीं बात कागज़ पे लिख के ले आओ, तरीका है, ठीक है। वो ज़माना गुजर गया, शमा आपके सामने नहीं आएगी, लाइट जल रही है, लेकिन कम से कम जहाँ तक मुमकिन है वहाँ तक तो कर ले आप। तो सकाफत है ना, आपकी तहजीब है, वरना तो कुछ भी नहीं है। सकाफत है, खाली शेर नहीं सुनने आते, पूरी सकाफत है। तो वो मतलब लिखने के लिए भी मैं कहता हूँ भाई, अब जैसे पहले ज़माने के मरसिए 200-250 बन के होते हैं, पहला काम तो इंतखाब करना है। तो उसको आप 250 बन पढ़ने का आप बैठेंगे तो 3 घंटे लग जाएंगे, और 3 घंटे तो मैक्सिमम जो वो कंसंट्रेशन का तुमको पता है, तुम एकेडमिक आदमी हो, के 40-45 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेशन इस क्लास रखते ही, इसीलिए 45 मिनट ज़्यादा ह्यूमन कंसंट्रेशन नहीं रहता है। और अब तो बहुत कम हो गई। अब पुराना ज़माना था, 3-3 घंटे पढ़ते थे अनीस, और लोग बैठे होते थे, बारिश हो रही, लोग खड़े होते थे, इतने सुनगुन हो जाते थे। वो ज़माना और था, अब तो नहीं करते, टाइम नहीं भाई हमारे पास किसी का। और फिर आप ये देखिए कि वो तवनाई भी कैसी दरकार होती थी, कि ज़ाहिर है आज जैसा साउंड सिस्टम तो है नहीं। हाँ नहीं होता। और वो इमाम बाड़ों में अगर कहीं वो पढ़ रहे हैं, वो बड़े, और बाहर तक मजमा होता था, 4-4 हज़ार 5 हज़ार तक का मजमा होता ही था, 5-6 हज़ार तक का मजमा होता नहीं था इसका। और उसमें फिर एक मसला ये भी था कि पानी पीने का तसव्वुर नहीं है, आप पानी नहीं पिएंगे। हाँ, उम्र नहीं पीते, और आप गला साफ करना तक जो है वो उसको वो समझते थे कि बुरा समझते थे। तो अपनी आवाज़ को बना कर रखना, और वो जो आप वर्जिश वगैरह, आवाज़ की भी मैं कहता हूँ ना कि 3 किस्म की आवाज़ें होती हैं पढ़ने में। एक आवाज़ आपके गले से निकलती है, जो हमारी भी गले से निकल रही है। एक आवाज़ आपके सीने से निकलती है, और एक आवाज़ दोनों मिला के निकलती है, गले और सीने से। इसमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए, एक्टिंग में भी बताते हैं। तो वो गले की आवाज़ जो है, उसमें आपका गला बच जाता है, और वो खराश पड़ जाती है। सीने से पढ़ेंगे तो आप थकन ज़्यादा हो जाएगी आपको, सांस फूल जाएगी। इसलिए मिक्स करके रखना चाहिए, कभी सीने से पढ़ें, कभी गले से, कभी जहाँ पे ज़रूरत हो दोनों से पढ़ें। तो ये एक ज़रूरी, और इसलिए फिर इस हिसाब से तो मरसिया खां का बहुत फिट होना ज़रूरी है। मरसिया खां का बहुत फिट होना ज़रूरी। हाँ, ज़रूरी नहीं है यार। हाँ, लेकिन बाकी जनरली हर काम कोई तकरीर करनी है, अगर आपको घंटे भर की अगर तकरीर करनी है तो आपको स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए ना।
अच्छा, आपने इंतखाब की भी बात की, तो ये इंतखाब भी ज़ाहिर है कि इसी ये सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है कि जिसको पढ़ना है, अगर आपको मसलन शौक होगा, साहब मैं ये मरसिया पढ़ना चाहता हूँ, कता की मसाफत है शवाफ्ता में जी, 250 बन का 220 बन का बिल्कुल, मरसिया है, तवील तो मरसिया आप है। नहीं पढ़ सकते, तो आपको उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट ऐसा करें कि उसमें रब्त बहाल रहे, हाँ, ये भी एक ज़रूरी है, उसकी ज़रूरी समझ है। होनी चाहिए कि आप बहाल है, नहीं कि आप चेहरे से जंग पे कूद जाएं सही। छोड़ा करने के लिए। वो तक वो जब वो मश्क करते करते अंदाज़ा होता है, लेकिन आप मैक्सिमम हम 60-70 बन रखते हैं। 60-70 बन इसलिए रखते हैं कि 40-45 मिनट में ख़त्म हो जाता है। कभी 80 बन भी रख लेते हैं, कहीं पे ऐसे लोग होते हैं, एक जगह मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पे उनके दादा पढ़ा करते थे, नाना पढ़ा करते थे, तो वो कहते सब पढ़िए, तो 1.25 घंटे होते हैं। लेकिन कहीं और पढ़ते वहाँ मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ता हूँ तो उनके घर वाले नाराज़ हो जाते हैं। तो लेकिन ये है कि वो जहाँ पे शॉर्ट करना होता है, फिर वो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि 20 मिनट की मजलिस के लिए कर लो, 40 मिनट के लिए कर लो, लेकिन सिलेक्शन ज़रूरी होता है। 200 पन्ना आप 250 पन्ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। सादे कागज़ पे लिखें, सादे कागज़ पे लिखें, अपने हाथ से लिखें, अपने हाथ से लिखें। एक फुल स्केप के ऊपर आप 3 बंद लिखें, छः 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 के छः छः मिसरों के। उससे ये था कि आप लिखने से एक तो ये था कि आप कोई मिस्री सामान पर चढ़ जाते हैं, लिख के याद करते हैं, फिर आपकी अपनी हैंड राइटिंग होती है। अक्सर लोग देखा है मैंने, वो बैग लेके बैठ जाते हैं या किसी किताब लेके बैठ गए, वो उसके खिलाफ है, वो मतलब तहजीब के खिलाफ है। और वो आपने जितना, क्योंकि जितनी बार उसको पढ़ के और दोहरा रहे होते हैं, तो उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको अच्छा खासा तो ज़हन में ही सर ये पहले ज़माने में तो ये पहली शर्त ये थी कि ज़बानी याद करके आओ पूरा मरसिया। मतलब इतने शेर, इतने हाँ, बंद। बंद सारे 200 बंद के मतलब हो गए 200 मल्टीप्लाइड बाई 600, 6 1200 शेर, 1200 मिसरे आप ज़बानी याद 1200 में करके आए, से। फिर पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते तो मैं सही बता रहा हूँ। ज़बानी याद नहीं, अब तो किसके पास वक्त है। अच्छा, उस ज़माने में चूंकि वो पेशा था ना, प्रोफेशन था, तो लोग उसमें जान लगा देते थे, पढ़ते थे, याद करते थे कि भाई वो होगा रोज़ी है। अब तो शौकिया पढ़ते लोग, या सवाब के लिए पढ़ते हैं, शौकिया पढ़ते हैं। अब गुफ्तगू को हम समेटते भी हैं कि मगर ये है कि मिस्र ज़बान पे चढ़े होने चाहिए, हाँ, मिस्र ज़बान में चढ़, यानी वो पहली रवा दफ़ा देख के तो ज़ाहिर है कि रवा आप हो जाए, हाँ, रवा वो, हो वरना जाए, वो अटक जाएँगे आप वो, हाँ, और वो जहाँ अटके वो काम। दाद का क्या अदब है मरसिया खानी में? मतलब यानी मरसिया खां क्या चाहता है कि उसको दाद दी जाए? यानी उसमें कैसे, यानी वो जैसे जो बहुत माहिर जो गाने वाले होते हैं या परफॉर्मर होता है, उसके दाद का मुतालबा तो होता है, लेकिन उसका मुतालबा होता है कि दुरुस्त जगह पर उसको दाद दी जाए। यानी उसको उससे पता चलता है कि सामीन कितने बाज़ौक़ वो हैं। पता लग जाता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि मतलब वो आपने अस्थाई पे दाद दे दी तो उस्ताद नाराज़ हो गया, अभी अंतरे पे आए नहीं, अस्थाई पे दाद दे रहा है, बिल्कुल सही छेड़ा है उसने। तो जैसे मरसिये में भी होता है कि आप उमूमन 6 मिसरों का बंद होता है, तो पहले दूसरे मिसरे से तो आपको उसका टेम्पो समझ में आता है, फिर चौथा मिसरा और फिर बैत होती है, जिसको हम बैत कहते हैं, या टीप कहें, या टीप का है। टीप कहते हैं या बैत कहते हैं, उस पर कंक्लूड होता है, तो वहाँ पर दाद देते हैं। या कोई अच्छी रियायत बीच में आ गई, रियायत आ गई, तो वो तो डिपेंड करता है सामीन पे। और उसके हिसाब से आप दोहरा भी देते हैं कि भई आपको लगा कि ये मिसरा जो है वो दोहराते हैं, हाँ, दोहरा भी देते हैं, लोग दोहराने के लिए कहते हैं तो भी दोहराते हैं, कभी अगर ज़्यादा वो लोग महसूस हो रहे हैं तो आप रिपीट करते हैं उसको। वो कोई बना उसूल नहीं है, वो सामीन के सामीन में बहुत से ऐसे होते हैं जहाँ बिल्कुल चुप बैठे होंगे, आप कितनी कोशिश कर लें, हाथ पैर भी मारना शुरू कर दें और रोना भी शुरू कर दें, तो कुछ असर नहीं होगा। 50 मिनट जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहेंगे, होता है ना। और बाद में वैसा था कि आप शुरू होते ही आपने 4 में से कथा और सलाम पढ़ा और मजलिस उड़ जाती है, इसको मजलिस उठना कहते हैं, मजलिस उड़ जाती है। तो तलफ़ुज़ात की बात करें, तलफ़ुज़ात बहुत सी बातें मैं एक और बता दूँ, इसी के ऊपर हूँ कि बहुत से मुहावरे उर्दू जो है ना हमारे बहुत गलत बोले जाते हैं। तो मैंने जो इसमें, हाँ, इसमें जो बात कर रहे थे, मैंने आपने कहा कि दूसरे पे ये किया है, फिर तीसरे सबक में मैंने फिर क्या रखा है, मेरे को याद आता है, चौथे पे मैंने रखा है ये तलफ़ुज़ात। सही तलफ़ुज़ात और जो मुहावरे हम गलत बोलते हैं, हुँ। बहुत से आम मुहावरे जो हम, अब तो माशाल्लाह वो शरीयती इदारे भी ऐसे बोलने लगे हैं। जी, जी। मसलन इतनी बारिश हुई कि जलथल हो गया, बोलते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल, जलथल क्या होता है? जलथल होना कोई मुहावरा ही नहीं है ना। बिल्कुल। जल के मानी पानी, थल के मानी खुशकी, खुशकी, जल थल एक हो एक गया। हो गया। हुँ, देखिए उमूमन लोग कहते हैं जलथल हो गया, या हमने आपसे इस्तिफादा हासिल किया। भाई इस्तिफादा तो हो ही गया ना, हासिल तो उसमें शामिल है। शामिल है। हुँ, या तकरीब के मौके पर
और तकरीब के मौके पर क्या होता है, बहुत से अल्फाज है, सही सही। बहुत सुना होगा मैंने, अशर अशर, या आप तो उसका अशर उशीर भी नहीं है, उशरे अशीर है सही तलफ़ुज़, 10वें का 10वां हिस्सा। मतलब मिसाल दे और रहा हूँ, सबसे आम तो हमारे यहाँ फूलों का गुलदस्ता है। फूलों का गुलदस्ता, तो हमारे एक दोस्त का नाम नहीं लूंगा तो समझ गया कौन है। हम फूलों का गुलदस्ता पेश कर रहे हैं, ये तो बहुत ही मुमल बात है। तो नींद खुल गई भाई, नींद नहीं खुलती, आँख खुलती है, नींद तो टूट जाती है, आँख खुलती है। कहते हैं ना, आदमी बुरा मना लिया, बुरा मनाते नहीं है, बुरा मानना लफ्ज़ है, औरों के कहने से बुरा मानते हैं आप, मनाना है। मनाते तो आप या तो जश्न मनाते हैं, या गम मनाते हैं, या खुशी मनाते हैं। मतलब जैसे और बहुत से मुहावरे तो ऐसे हो गए, जैसे अब हमारे यहाँ आम इस्तेमाल होने लगे कि फैसला लेना, जबकि हाँ, फैसला तो किया जाता है, ये टेकिंग डिसीजन जो है वो तो अंग्रेजी अंग्रेजी से तर्जुमा करते अंग्रेजी से हैं। हमने उसको फैसला लेना अब आम हाँ, होता जा रहा है। अब वो आम हो गया। तो टीवी वाले तो माशाल्लाह इसको, टीवी ने और ड्रामा ने तो माशाल्लाह और उर्दू को इतना प्रमोट किया है। और अखबारात तो पहले, अब तो खैर अब अखबारात तो गैर मुतल्लिक ही होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे अखबारों में ज़ुबान भी बहुत खराब हो गई थी। और आप कहते हैं मुझे पता नहीं, तो पता नहीं क्या मतलब, पता नहीं से क्या मुराद है आपकी? या तो आपको मालूम नहीं है, हैं? या इल्म नहीं है, या इल्म नहीं है। पता तो सिर्फ मेरे पते से गैर को क्यों तेरा घर मिले, एड्रेस के मानी में आता है, लेकिन आम है। जैसे मशकूर का लफ्ज़ है, आप देखा होगा, सब बोलते हैं हम बहुत मशकूर हैं आपके, बहुत मशकूर हैं। कुछ लोग बोलते हैं आप मुअज़्ज़िज़ सामीन। जो मुअज़्ज़िज़ और मुअज़्ज़ज़ में फ़र्क है। मुअज़्ज़ज़ वो, मुअज़्ज़ज़ वो जिसको इज़्ज़त दी जा रही है। हाँ, मुअज़्ज़िज़ और मुअज़्ज़ज़ में फ़र्क है। अच्छा, देखिए, उसमें बैठ लेकिन के वो ज़ाहिर है आप जो आप फरमा रहे हैं कि ये बारीकियाँ इस हद तक, मतलब ठीक है कि ज़ुबान आम लोगों में जो राइज हो जाती हैं चीज़ें, वो अपनी जगह पर हैं, वो गलतुल अवाम जैसे आपने कहा ना कि, लेकिन बहरहाल अगर कोई फ़न के तौर पर आ रहा है, या ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, या उर्दू की खबर पढ़ रहा है, या मरसिया पढ़ रहा है, फिर गज़ल माफ़ी पढ़ रहा नहीं है, देता मैं, तो उसको फिर इस माफ़ी बार नहीं, उस मुझे मतलब, माफ़ी नहीं। क्योंकि ये तो उसके फ़न का तकाज़ा है ना कि फ़र्क भाई का था, क्लासिकल पढ़ा है ना। अब आप 100 साल पहले की ज़बान पढ़े तो फिर आप देख के पढ़िए। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अभी लड़के हैं बहुत सारे, पढ़ रहे हैं, सही अच्छा, पढ़ अब आप इंतखाब करते हुए इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं कि जैसे अनीस के यहाँ, दबीर के यहाँ, उन्स के यहाँ, और दीगर जो उस ज़माने के शुअरा हैं, जो क्लासिकी मरसिया निगार हैं, उनके यहाँ बहुत से ऐसी ज़ुबान, उस वक्त की ऐसी ज़ुबान है जो अब मुहावरा शायद लोगों को, एक तो कई मुहावरे तो ऐसे हैं जो शायद अब लोगों को मायूब मालूम होते हैं, बहुत से लफ्ज़ मायूब मैं समझ मालूम, गया आप क्या कह रहे हो। ठीक पिछले है? साल की बहस है, तो पिछले साल अब बहस हो गई इस पे। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इंतखाब करते हुए इस बात का आप ख्याल रखते हैं कि भाई अब ये हिस्से हम हाँ, मैं बात समझ गया, बिल्कुल समझ गया आपकी बात। ये पिछले साल भी ये एपिसोड हो चुका है, इसमें निकाल देते हैं, हम भी बदल देते हैं। जैसे एक लफ्ज़ है, रांड का लफ्ज़, आम लफ्ज़ है वो, वैसे तो सही है उनका, बेवा को कहते हैं। औरत का राजस्थान वगैरह में तो औरत को भी कहा जाता है। हाँ, मतलब तो हम बेवा का अगर सुबह में आ जाता है, बेवा कर देते, मैं तो कर देता हूँ चेंज। और वो इसी तरह बहुत से मुहावरात भी जैसे आ रहे हैं कि आपको लगता है कि ये बंद मैं समझ गया। कि हाँ, जिन जिन मुहावरे में कहा जा रहा है वो हाँ, अब लोगों छाती को समझ पीटना, में नहीं सीना आएगा, पीटना, बहुत से अल्फाज हैं जो तफहीम जो है ताकि अब डिक्शन चेंज हो गया, डिक्शन की मानी बदल गया है। बहुत से अल्फाज है, बहुत से अल्फाज ऐसे हैं, आप सही कह रहे हैं, जो ज़माने में अब मतरूक हो गए, अब मतरूक हो गए, उसका इस्तेमाल अब तो नहीं करते, एक ज़माने में हो चुका है। तो अब जहाँ पे जाए चल जाता है, वहाँ पे चला देते हैं। अच्छा जावेद साहब, इसमें एक चीज़ अब ये फरमाइए कि आप को अपना ये शौक कैसे पैदा हुआ? आप तो सैर व सयाहत, ट्रैवल का आपका काम था, एयरलाइंस से मुंसलिक रहे आप। यार ये खून में है। मेरे परदादा, मेरे वालिद, मेरे सब पढ़ते रहे। खैर जो इतना प्रोफेशनली नहीं पढ़ते, मतलब दादा नहीं पढ़ते थे, लेकिन सबका शौक था। फिर घर में हमारे चर्चा यही था, अनीस के मरसियों का खास करके बचपन से चर्चा था। फिर मेरी जो शुरू में नशिस्त हुई, पहले तो मैं वो अपने काम में लगता था, फिर मुझे ज़मीर अख्तर साहब हुआ करते थे, उनसे बड़ी दोस्ती थी मेरी 80s में। तो मैं उनसे मिलता रहता, तो मरसिए की बात होती थी, जो मुझसे कह रहे तुम पढ़ो। मैंने कहा मैं आपकी आवाज़ अच्छी है वगैरह वगैरह, तुमको पढ़ना चाहिए, तुम समझते हो मरसियों को। खैर वो मुझे ले गए एक बुजुर्ग के पास, सिफ्त हसन अंजुम साहब थे उस साहब। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, उन्होंने मुझे बहुत बढ़ावा दिया कि आप पढ़ें, आप इस तरह पढ़ें, ये पढ़ें। तो उसके बाद से फिर वो शुरू हो गया और सब। आपने जो तज़किरा उसका भी कुछ ज़रा तफ़सील से हमारे सुनने वालों के लिए, कि आपके ख़ानदान में आपने फरमाया कि अज़ीमाबाद जब तशरीफ़ लाए अनीस, उसका कुछ अगर आपका क्या रिवायात है ख़ानदान में, उसके क्या किस अब तरह तो कुछ नहीं रहा यार, अब तो कराची याद के कैसे करते हैं थे उस वाक़ये को कि आप भी आप अनीस हमारे घर में आए थे? बस। हाँ, है बस, अब है बस, जो हो चुका, अब क्या ज़िक्र करना। आए हमारे यहाँ आए थे, निमीर नवाब कासिम अली खान के यहाँ पहली बार अनीस आए थे, हमारे छड़ दादा थे समझो, छड़ दादा, लकड़ दादा उस ज़माने में। फिर मेरे दादा परदादा मीर
वज़ीर नवाब साहब उनका नाम था, वो मीर मुनीर जो अनीस के छोटे भाई थे उनके शागिर्द थे। तो ये ख़ानदानी खून में चला आ रहा है, बस वही है और कुछ नहीं है। और फिर इसमें देखा हम तज़किरा में थोड़ा-सा इसलिए भी करना चाह रहा हूँ कि दूल्हा साहब उरूज और दूल्हा साहब रशीद का जो यानी ये अनीस की ख़ानदान में रिवायत आगे बढ़ती चली गई फिर, और फ़न मज़ीद ख़ालिस होता चला गया, हमें ऐसा हाँ, लगता है। बिल्कुल सही है। दूल्हा साहब उरूज की पढ़त अच्छी थी बहुत, मगर दूल्हा साहब उरूज ने और बाद में उनके ख़ानदान में लोगों ने ना, वो एक चीज़ होती है जो रक़्स में आती है ना, निरत निरत भाव। भाव हाँ। बताना, ये करना, वो बहुत शुरू हो गया। अनीस के ज़माने में अनीस नहीं करते। और आपने बल्कि वो जो मैं देख रहा था कि बताना जो है उसको मायूब समझते थे, बताकर पढ़ना क्या होता है वैसे? भाई अब जैसे रक़्स में नहीं बताते हैं यूँ करके, तो ये होता बताने से मतलब कि उसी को पूरा एक रक़्स के जो अंदाज होते थे, जैसे रक़्स में आप देखें ना, देख रही झाँक रही यूँ कर रही, तो ये बताना कहते हैं ना उसको, यूँ यूँ करना, या वो कमल बनाना हाथ से, इसलिए ये बताना कहते हैं ना। उसको बताने से मतलब कि दिखा दिया हाथ से या शक्ल से या आज़ा की जुम्बिश से आपको दिखा दे, वो बताना कहलाता है। तो पहले करते थे ये, दूल्हा साहब उरूज भी ये काम करके पूरे ख़ानदान ने किया था, लेकिन वो मायूब समझा जाता है। मतलब मिंबर है, अदब की रक़्स है, मिंबर ही नहीं है। मिंबर पर रक़्स नहीं हाँ। करना चाहिए। और फिर इसमें एक हम इसको अगर बात करें कि ये सिर्फ फ़न तो है, लेकिन ये फ़न एक ताल्लुक़ रखता है एक एक ख़ास, हाँ, इसका एक तकद्दुस इसकी एक भी है। तकद्दुस है, बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही कहा, यही बात है। और फिर उस तकद्दुस का ख़्याल रखना कि भई ज़ाहिर है कि वो सिर्फ़ महज़ फ़न के कायदों पे नहीं इसको नापा जाएगा, देखा हुँ, तौला जाएगा, बल्कि वो इस क्योंकि इसका एक ताल्लुक जो है वो बिल्कुल, बिल्कुल। एक मुक़द्दस हस्तियों से है, तो उसको भी देखा जाएगा। बताते थे दूल्हा साहब उरूज बताते और लोग भी करते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर आदमी उसको पसंद करता था, हर आदमी पसंद भी नहीं करता था। हुँ। जो सिक्का लोग थे, जो सोबर लोग थे, संजीदा लोग थे, वो ज़्यादा उसको नहीं दिल तो करते। मेरा इसमें है कि आपसे बहुत और मज़ीद बातें भी मेरे ज़हन में हैं, लेकिन वक़्त कुछ दामन तंग है, और बिल्कुल, हम बहुत आपको हो ज़रूर गया बहुत वक़्त। ज़हमत भी देंगे। आपके आने से मतलब ये एक मौका है हमारे पास, तो कुछ अगर आप हमें कुछ सुना दें, तो ये बहुत इनायत होगी आपकी हमारे लिए। आप अपना कुछ कोई मरसिया सुना दें, कुछ नहीं, जो आप पसंद फरमाएँ। आप कहते तो मैं ले आता, मैं लेके कुछ भी नहीं आता। कुछ लेकिन मैं कुछ कहीं हमें बस्ता लेके नहीं घूमता, मैं कहीं जाता नहीं हूँ। लेकिन कुछ 2-4 बंद अगर आप हमें। मैं 2 मर्सी हैं, 2 क्या है बस। ऐ खुशा बख्त के मिंबर से ये इनाम मिला, ज़िक्र को फ़िक्र मिली, ज़ीनए इल्हाम मिला। पैकरे फ़िक्र को तख़लीक़ का एहराम मिला, मर्सिया गोई मिली, सबसे बड़ा काम मिला। काम वो काम जो आंसू को भी गौहर कर दे, एक कम माया को देबल के बराबर कर दे। वाह! ये याद मुझे ज़हन में नहीं इस वक़्त। तो मैं बहुत अपना कलाम पढ़ता ही नहीं। एक बार जब कहा था मैंने, तो पढ़ा था शायद 2 बार। 97 में पहला मरसिया कहा था मैंने, ये और 2 बार ही पढ़ा, अभी मैं कहीं नहीं पढ़ता यार। असातिज़ा के मरसिया, अनीस और दबीर के और इश्क के और मीर इश्क के और ताशुक के मरसिया ताज्जुब। रखे हैं, तो आप भी अपने क्या साहब के लिए कह दिया आपने, जोड़ दिए मिसरे। वो शायरी थोड़ी होती, शायरी तो वही होती है। और आपके अदब जो क्लासिकल मरसिया कहने पढ़ते पढ़ते ना, जैसे शऊर में आपके वही मिसरे आ जाते हैं, वही चीज़ें आप, ये बड़े मज़े की बात है, ये वही आ जाते हैं। आप देखिए ना, आप उर्दू शायरी के जो एक ख़ास आहंग है, हम उससे आदी है ना। आपको मैं अगर अरबी की गज़ल सुनाऊँ या कोई कलाम सुनाऊँ, कोई कसीदा सुनाऊँ अरबी का, तो आपको उसमें वो आहंग की, चूँकि हमारा सिस्टम आदी नहीं है ना, हमारा सिस्टम उस आहंग का आदी नहीं, तो हमको नामानूस सा लगता है, बिल्कुल, पता नहीं बिल्कुल। मीटर में है कि नहीं है, बिल्कुल। नहीं है कुछ। आप अरबी कलाम पढ़ें, आपको कैसा महसूस होगा? हुँ, होता नहीं है, होता बहुत ही मीटर में है वो। हुँ। लेकिन चूँकि हम आदी नहीं, हमें लोरियाँ दी जाती थी गज़ल की और मसनवी की और नोहे की और मरसिये की या गालिब की बात की थी। तो आपके तहत शऊर में सारी जो आहंग है ना, वो बच गया है, तो अब उसी के अंदर रहते हुए हैं। वो ना मरसिये भी आसादा है कि मरसिये में क्या अपने आप को आदमी दाखिल करे क्या। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, और ये रिसर्च तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को ज़रूर इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज हमने आपसे गुफ्तगू में वाकई जोश साहब की बकौल आवाज़ को आंखों से दिखाने के फ़न के बारे में बहुत कुछ जाना। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, और तो बहुत अच्छी बात है। आप करते रहिए इस काम के लिए, तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू। शुक्रिया।